वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। शो का आगाज़ करेंगे और अच्छी सी कहानी के साथ करेंगे, क्योंकि कहानियां हम सब सुन रहे हैं और आप सब पसंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा चले भाई कहानियों का सिलसिला जारी रखते हैं। तो हम कहानी आज सुना रहे हैं एक बाप बेटे की जो स्कूटर पर जा रहे होते हैं। तभी जो बाप बैठा होता है पीछे बाइक पे, तो उसकी नज़र पड़ती है कुछ लड़कों पर जो कीचड़ में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तो अपना स्कूटर वहाँ पर रोकते हैं और जाकर पूछते हैं कि भाई क्या ढूंढ रहे हो। तो वो लोग आते हैं, उनमें से एक बोलता है कि आपको नज़र नहीं आ रहा कि क्या सामने सोने का फल है, हम उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लड़के की ये बात सुनते ही जो है ना, उसके अब्बा का ध्यान जाता है उस सोने के फल के ऊपर जो चमक रहा होता है। तो फिर उसके माइंड में कुछ इमेजिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं कि काश ये फल जो मेरे बेटे के पास आ जाए तो ना सिर्फ मेरी बल्कि उसकी भी ज़िंदगी बन जाएगी। बिना सोचे समझे वो अपने बेटे को धक्का दे देते हैं उस कीचड़ के अंदर और बोलते हैं कि तुम्हें किसी भी हाल में इस फल को लेकर आना है। लेकिन बेटे को वो फल नहीं चाहिए होता, उसके कुछ और ही ख्वाब होते हैं। बहुत कोशिश करता है कि अपने बाबा को समझाने की कि मेरी खुशी इस फल में नहीं है, मेरी खुशी कहीं और है और मैं कुछ और ख्वाब देखता हूँ। लेकिन उसके जो बाप हैं वो नहीं सुनते और उसे धक्का मारते हैं उस कीचड़ में। बोलते हैं कि मैं जो तुमसे कुछ पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें हर हाल में ये फल लेकर आना है। बहरहाल अब होता ही है कि वो अपने बेटा जो है वो अपने बाप के ख्वाब को सच करने के चक्कर में पूरी जान लगाता है, कोशिश करता है, सोचता है कि किसी भी तरह ये फल जो है वो मेरे हाथ में आ जाए। लेकिन जैसे जैसे वो पाँव मारता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि एक कीचड़ नहीं है, ये दलदल है। वो चीखता है, चिल्लाता है, अपने बाबा को आवाज़ देता है, बचाओ बाबा। मगर उसके बाबा जो है ना वो उसकी एक भी बात नहीं सुनते। वो बोलते हैं बहाने नहीं बनाओ, और भी लोग हैं जो वहाँ कीचड़ में मौजूद हैं, वो इस फल को पाने की कोशिश कर रहे हैं और जब वो लोग कोशिश कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तो वो फिर एक बार पूरी कोशिश करता है, पूरी जान लगा देता है, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता। वो अंदर दलदल के धंसता चला जाता है और आखिरकार ऐसा होता है कि वो दलदल उसको अपने अंदर खींच लेती है और वो उसमें धंस कर मर जाता है। तब जाकर उसके बाबा को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब उसके पास पछताने के सिवा कुछ भी चारा नहीं होता और वो बहुत पछताता है। वो वहीं बैठकर रोने लगता है, चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि भाई यहाँ पर जो है वो कहता है कि यहाँ तो सोने का फल तलाश करने के लिए मैंने बेटे को भेजा था, यहाँ तो मैंने अपना बेटा ही खो दिया। वहाँ पर एक बुजुर्ग आते हैं और उस आदमी से पूछते हैं कि भाई तुम क्यों रो रहे हो। वो सोने के फल की तरफ इशारा करते हैं और पूरी कहानी बताते हैं कि माजरा क्या हुआ। तो उसने ये भी बताता है कि मेरी गलती है, मैंने अपने बेटे की खुशी का सोचा नहीं और वो कुछ और करना चाहता था। मैंने उसे जो है वो ज़ोर दिया कि तुम ये सोने का जो फल है वो लेकर आओ, और मैंने इस चक्कर में अपना बेटा गंवा दिया। अब जब वो कम से कम एक दो बार गौर से उस जगह को देखता है ना, जब वो बुज़ुर्ग आते हैं और बताते हैं कहाँ है वो फल, दिखाओ। तो वो कहते हैं आपको सामने नहीं दिख रहा, फल आपको दिख तो रहा है। तब वो उस बुज़ुर्ग आदमी से बोलते हैं कि जो तुम देख रहे हो वो असल में इस फल की परछाई है, असल फल तो जो है वो दरख्त के ऊपर लगा हुआ है। फिर वो बुज़ुर्ग उस आदमी को बोलते हैं कि अपने बेटे को ज़बरदस्ती धक्का देने के बजाय, उस बात को बताने के बजाय कि तेरी खुशी किस में है, उससे ये पूछा तो होता कि बेटा तू करना क्या चाहता है, तेरी खुशी किस में है। और अगर तुम्हारा बेटा ज़िंदा होता, और बल्कि हो सकता था अगर तुम से ज़िद ना करते, तो ये सोने का फल भी शायद किसी न किसी तरह उसके हाथ में होता है। लेकिन तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती की, गलत किया और उसको सिर्फ अपनी लालच के चक्कर में जो है ना वो उस दलदल में ढकेल दिया। तो हमने इससे सीखा क्या कि इंसान जो है वो लालच में अंधा हो जाता है, अपने रिश्ते भी भूल जाता है, उसको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। और इस कहानी में भी हुआ यही कि जब हम लालच में डूब जाते हैं या लालची हो जाते हैं तो हमारे हाथ कुछ नहीं आता और सिर्फ हमारा नुकसान ही होता है। और जो लालच से या गलत तरीके से पैसा आ भी जाए, आप मालूमात हासिल भी कर लें, लेकिन वो जैसे आता है वैसे ही आपके हाथ से निकल भी जाता है और आप ज़्यादा बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। तो यही आज हमने इस कहानी में भी देखा और हमने सीखा भी। तो आप अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो लालची ना बने, खुदारा जो है अल्लाह तवक्कल कीजिए और दूसरों को देखकर उसमें आप ये कोशिश करें कि अल्लाह ताला ने जो आपको चीज़ें दी हैं उनको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करें और अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश करें, ना कि ये कि कोई भी शॉर्टकट लें या कोई भी तरीका आप ऐसा अख्तियार करें कि आप थोड़ी सी चीज़ करके और आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाएँ, आप कोई और बड़ी अचीवमेंट हासिल कर लें। तो ये तो थी आज की कहानी, और आज की कहानी के साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं उनका तारुफ भी आपसे करा दूं। फिर आज की टॉप स्टोरीज़ पर भी नज़र डालेंगे। मेरे साथ अयाज़ राना साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। अयाज़ राना, खुर्शीद रहमानी साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। खुर्शीद भाई, सबसे पहले तो जी कैसी लगी कहानी खुर्शीद भाई? देखिए, एक कहानी का जो सिलसिला आपने शुरू किया है, एक बड़ा सबक आमूज़ सिलसिला होता है कि इस पर इसका असर जो है वो बच्चे ख़ुसूसन लेते हैं। पहले तो माजी में हम जब छोटे होते थे
तो दादी से, नानी से, चचा से, चची से कहानियाँ सुनते थे। ऐसे ही है। तो अब वो रिवाज जो है वो दम तोड़ चुकी थी। तो फिर जो रसाइल आते थे बच्चों के, जराइद आते थे, नौनिहाल, टोट बटोट, आग मचोली, हम पढ़ते थे उसमें। हाँ, टोट बटोट तो और अब नौनिहाल। वो भी बच्चे जो है ना उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो आपने ये कहानी का सिलसिला जो शुरू किया बहुत अच्छा है। और ये जो आपने आखिर में एक मैसेज दिया कि इक्तफ़ा करना चाहिए, तो शेख सादी का एक कॉल है कि शेख सादी से किसी ने पूछा कि हसद क्या है, तो शेख सादी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पर एतराज़ करना हसद है। तो इतनी मुख्तसर सी मिसाल दे के उन्होंने समझा दिया। तो हमें जो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जो भी ज़िंदगी में माल मता मिल जाए तो उस पर इक्तफ़ा करके अच्छे के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए, और किसी दूसरे को की तरफ देख के जो है वो हसद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे। सोने का भल चाहिए आपको? बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तो हर बार जब ये खबर आती है बाद ही देता हूँ। हाँ। और एक कोशिश थी, चले हम वो जिसको कहते हैं ना कि कहने के लिए रह गया कि हम भी चांद पे चले गए, लेकिन काम बहुत सारे और भी करते हैं। और ये वाला जो सिस्टम है ये इसलिए अपनी नौयत से अलग है क्योंकि ये चांद की दूसरी तरफ जाने वाला मदार में जाना है और वहाँ से तस्वीरें लेनी, इसलिए इसका ज़्यादा जो है चर्चा भी हो रहा है, बात की जा रही है इसके ऊपर। तो इसलिए ये ज़्यादा हमारे लिए अहमियत का हामिल है कि जब पहली दफ़ा वहाँ पे चांद पे कोई जा रहा है तो उसमें पाकिस्तान का झंडा भी मदार में पहुँच गया है, और वो भी जो है हम भी इसके अंदर जो है अपनी तस्वीरें या हमारे यहाँ भी जो है वो चीज़ें आ जाएंगी देखने के लिए। लेकिन अब पहुँच गया है, अब ये अपना जो इसका दूसरा फेज़ है, जो तस्वीरें लेने का अमल है, वो अब जब शुरू होगा तो उसके बाद चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से आता है और दुनिया इसको किस तरीके से प्रमोट करती है या कि दुनिया इसको कैसे देखती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दुनिया की नज़रें तो यकीन पाकिस्तान के ऊपर होती भी हैं, और कि हम जो है वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किस तरक्की कर रहे हैं। तो हमें ये है कि हर सतह पर जो है अपने आप को ग्रो कराना है, तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में शामिल होने के लिए हर सेक्टर में अपना लोहा मनवाने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो चांद के मिशन पे भी बात हो रही है साथ साथ, लेकिन कराची वालों के लिए और पाकिस्तान में तो और भी बहुत सारे मिशन है, जिसमें मिशन महंगाई खुर्शीद साहब वो एक तो सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज है। और दूसरी बात ये कि एक मिशन और मुझे पता चला कि आप पिछले शो में भी इन्वाइटेड थे, लेकिन आप लेट हो गए, और वो फिर वजह पता चली कि मोबाइल स्नैच हो गए हैं, कोई रब्ता आपसे नहीं हो पा रहा था। ये कहाँ हुआ वाक़या, कब पेश आया आपके साथ? देखें, पाकिस्तान ने चीन से चांद का सफ़र तो तय कर लिया है, और लेकिन ये जो हमारा जो डेमोग्राफी है ये स्ट्रीट क्राइम वाली, इस पर हम काबू पाने से अभी तक जो है वो कासिर है। गुज़िश्ता हफ्ते इजलास भी हुआ अमन ओमान का, और दीगर सूबों में इजलास हुआ, लेकिन ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं ये बाज नहीं आ रहे, और दन दनाते घूमते हैं गैर कानूनी असलहा लेके, और जब चाहते हैं किसी को लूट लेते हैं, बीच बाज़ार में, बीच चौराहे पर लूट लेते हैं। और मेरे साथ भी कुछ इस तरह ही हुआ। रात को 11 बजे का टाइम था, गुंजानबाद इलाका है, बंस रोड, बड़ी वहाँ पे आबादी रहती है, फूड स्ट्रीट है वहाँ पे। और दो नौजवान आए, वो वेपन के साथ थे, उन्होंने मेरा बैग भी ले लिया, मोबाइल भी स्नैच कर लिए, कैश पेमेंट वो भी ले ली मुझसे। और ये मतलब बिल्कुल रौनक इलाके के अंदर हो रहा है वहाँ जी, फूड स्ट्रीट जैन में खाने आते हैं मुख्तलिफ अक़साम के। तो ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इसी तरह साफ़ी, नौजवान, बच्चे, औरतें, सबसे वो जब चाहते हैं लूट लेते हैं, और कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर बाद में उसकी जो सर्चिंग है उस छीनने के बाद की, वो भी कोई ला हासिल मेहनत है। रिपोर्ट किया सब कुछ भी नहीं होता। मतलब एक बासर शख्स थे, उन्होंने कहा कि मेरा मोबाइल भी, मेरे बच्चे का मोबाइल छीना था, और वो आईफोन था, और जब बाद में हमने उसको ट्रेस आउट किया तो पंजाब में था वो मोबाइल, और चल रहा है वो। लेकिन वो उसको लेने से वो इतने बासर लोग हैं कि आनन फानन आपका IMEI नंबर चेंज हो जाता है, आपका बोर्ड चेंज हो जाएगा, और वो सब कुछ मिल रहा है। और इसमें पुलिस जो है वो पूरी बुरी तरह से नाकाम है। ना शहर में CCTV कैमरे हैं, ना सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अभी आपने अमन ओमान के इजलास के बारे से जिक्र किया, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने जब सब लोगों को बुलाया था और उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ, तो उसमें ये बातें हुई थी कि कराची को सेफ सिटी बनाना है, और ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम का हुआ था कि ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा किया जाए। लेकिन हमसे ये सेफ सिटी कब बनेगा कराची? हम तो मुख्तलिफ दाइयों से सुनते हुए आ रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट इनकी आगे चली गई, 16 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को, लेकिन कराची समेत सिंध के दीगर जो शहर हैं वो अमन ओमान की सूरत हाल वहाँ पर अच्छी नहीं है। आप नवाबशाह देख लें, मिरपुरखास देख लें, हैदराबाद देख लें, सखर देख लें, कश्मोर, कंदकोट, लाड़काना, इस तरह ये जो पूरे एरियाज़ में बता रहा हूँ, यहाँ पर कोई अमन ओमान की सूरत हाल अच्छी नहीं है। आप रात में जो नेशनल हाईवे वहाँ पर ट्रैवल करना आपकी मसला है। मैं तो कहता हूँ वज़ीर दाखिला सिंध से कि वो बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर उसके जाएँ सुराबगोट, तो वापस नहीं आएंगे वो अपने सामान के साथ।
तो वो स्क्वाड में तो बहुत अच्छा समझते हैं, वो एक अलग से आईने में देख रहे होते हैं शहर की सूरत हाल को, मुल्क की सूरत हाल को। बिल्कुल। लेकिन ये कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। अमूमन तासुर भी यही है कि जब आप अगर आपने पंजाब सफ़र करना है और बाय रोड करना है तो तासुर ये दिया जाता है कि सिंध से आप डे लाइट में निकल जाएं, क्योंकि फिर आपके पास जो है ना वो चोरी चकारी और लूट मार के किस्से बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद पंजाब में जब आप दाखिल होंगे तो सूरत हाल बेहतर हो जाती है। तो ये तो आपका इमेज है, तो आप क्या बेहतर कर रहे हैं? देखिए, मैं इस चीज़ में ये समझता हूँ कि जब महंगाई बढ़ रही थी तो इस बात की निशानदेही की जा रही थी कि जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोज़गारी बढ़ेगी तो ये तमाम वाक़यात भी बढ़ेंगे, स्ट्रीट क्राइम बढ़ सकता है, और यही हम देख रहे हैं। अच्छा, अब नामालूम अफराद हैं, आप नहीं जानते, रोज़ाना की बुनियाद पे लोग डाकू पकड़े भी जाते हैं, हम देखते हैं कि मुकाबले भी होते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। लेकिन एक काम हुकूमत कर सकती है कि जहाँ ये चीज़ें बेची जा रही हैं वो आपको अननोन है, वो पता है आपको कि वो कौन सी मार्केट्स हैं, वो कौन लोग हैं जो इसको ख़रीद लेते हैं चोरी का मोबाइल। तो कम से कम उसके ऊपर ही क्रैक डाउन कर लें, तो कम से कम आधा आपका जो ये स्ट्रीट क्राइम जो ख़ासकर मोबाइल स्नैचिंग है वो कम हो सकती है, क्योंकि जो लेने वाले जब डरेंगे तो जब कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा तो यकीनन इन चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। असल बात यह है कि हमारे यहाँ जो ना लीड्स पे काम नहीं करते, हम जी चाहेंगे डायरेक्ट मुलजिम को पकड़ना है, भाई लीड्स आप लें, जो अभी अयाज भी बात करें, हम लीड्स पे काम करना शुरू करें तो हालात बेहतर हो ये साबिक आईजी सिंध रफत मुख्तियार थे, वो अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बता रहे थे कि उनसे कोई साहब आके मिले और तस्वीरें खिंचवा के उन्होंने फेसबुक पे अपलोड कर दी। एक साफ़ी ने सवाल किया, जो शख्स आपसे मिले थे आईजी साहब रफत मुख्तियार से, कहा वो तो बहुत बड़े स्मगलर हैं, तो वो आपके पास कैसे पहुँचे? उस आईजी साहब ने कहा कि वो मुलाकात के लिए आए किसी ज़रिए से और चाय पी के चले गए। तो एक आईजी की ये सूरत हाल है कि उसके ऑफिस में कोई स्मगलर बगैर किसी वेरिफिकेशन के आ सकता है, तो शहर के दाखिली और खारजी रास्ते महफूज नहीं है आपके। अच्छा, कल एक बड़ी अच्छी बात हुई, मैं एक दुकान पे दूध की कीमतों के हवाले से गया, तो वहाँ मुझे दूध वाले ने बताया कि हमारे इलाके में, मंजूर कॉलोनी की बात कह रहा, हमारे इलाके में बैटरी चोरी की बड़ी वारदातें हो रही थी। जो नया SHO आया उसने एक कबाड़िए की दुकान पे छापा मारा और वो बंद कराया, और वहाँ से 3000 बैटरीज निकली गाड़ी की। यार, जब से वो बंद हुआ है कबाड़िया, जब से हमारे इलाके में ये बैटरी चोरी के कम हो गए वाक़यात। तो अब आप देखें कि जब एक इतनी सी चीज़ के ऊपर, एक कबाड़िए के ऊपर जब हाथ डाला गया और ये चीज़ें निकल आईं और ये चली भी होगी यकीनन खबर, तो ये कह रहा है कि सुकून हो गया। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। वही वाली बात है ना, नेटवर्क को पकड़ना, लीड्स की तरफ आपने जाना है। अच्छा, जहाँ चीज़ें जा रही हैं वहाँ रोकें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल अभी हम ये भी देख रहे हैं कि ओवरऑल बहुत बड़ा चैलेंज महंगाई भी है इस वक्त, आटे की कीमतों में कमी नज़र आ रही है। पंजाब में तो रोटी भी सस्ती कर दी गई, 16 रुपए की रोटी मिली, लेकिन कराची और सिंध में 30 रुपए 35 रुपए तक रोटी मिल रही है। और आटे की कीमत में कमी होने के बाद क्या रोटी की कीमतों में कमी आएगी, चीज़ों में उसका जो है वो नज़र आना शुरू होगा, इम्पैक्ट हमें खुशी साहब? देखिए, महंगाई के हवाले से जो सर्विलेंस टीमें हमारी, जो सूबाई गवर्नमेंट की हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हैं, सारे मामला हैं, जब तक ये इनका जो चेक एंड बैलेंस का निज़ाम ठीक नहीं होगा, जबकि निज़ाम तो वज़ा किया हुआ है इन लोगों ने, टीमें बनाई हुई हैं, सब कुछ की मामला किए हुए हैं, लेकिन ये जो चेकिंग का निज़ाम होता है वो एक मखसूस तबका आता है, वो चेक करता है, प्राइस देखता है, उसके बाद वो देखता है कि हमें यहाँ इस नर्फ पे इनको चीज़ें मिल रही हैं नहीं मिल रही। उस वक्त तो वो बड़ी खूबसूरती से बेच रहे होते हैं, बाद में लोगों को ना वो अपनी मनमानी कीमतों में बेचते हैं। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि भाई जो प्राइस लिस्ट है गवर्नमेंट की, हुकूमत सिंध की, उस पर जो है वो शहरियों को चीज़ें बेची जानी चाहिए और फ़रोख्त होनी चाहिए। लेकिन नहीं होता तो उस पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। वो जो मैकेनिज़्म है उसकी जो है वो कड़ी निगरानी करने की उसकी भी निगरानी करने की ज़रूरत है कि आया वो अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये एक बड़ा इशू है, रमज़ान हो या वैसे भी हो, तो सरकारी जो निर्खनामा है उसके ऊपर वो चीज़ें नहीं मिलती। अयाज साहब इसके ऊपर बड़ी अच्छी 30 रुपए कमी का ऐलान जो है वो तो हो गया है। देखें, ये इम्पैक्ट ये था कि मार्केट में आटा सस्ता हो चुका था। जो सरकारी रेट लिस्ट आ रही थी कमिश्नर कराची की, वो रमज़ान से आनी बंद हो गई थी, क्योंकि कमिश्नर कराची चेंज हुए। जो इससे पहले वाले थे वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो है चीज़ों की जो है वो कीमतें नफनामा आ रहा था, लेकिन अब नहीं आता। तो उसके ऊपर ये कल इजलास बुलाया गया था कि इस वक्त रियलिटी क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है और हमारी लिस्ट क्या है। तो बेसिकली तो कल वो एक स्टडी के तौर पे उन्होंने सबको बुलाया था। अभी तक क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ तो अभी तक सिर्फ खबरें निकली हैं, आज से वो शुरू होंगे। 92 में 2.5 नंबर आटा मार्केट में बिक रहा था और उस वक्त 92 का रेट कल उस पर तय हो गया। बात अब ये है कि वाफिर मकदार में आपके पास गंदम मौजूद है। अब हम सुन रहे हैं कि स्कैंडल्स बनते हुए नज़र आ रहे हैं, उसको एक नया रुख दिया जा रहा है। जब ये रमज़ान में गंदम इंपोर्ट हुई थी, इंपोर्टेड गंदम की बात हो रही है,
तो उस वक्त आटे की कीमत 160-170 रुपये पे चली गई थी। तो इंपोर्टेड गंदम मंगाएगी कि क्योंकि बाहर सस्ती है तो यहाँ मंगा ली जाए और आवाम को रिलीफ मिल जाए। तो उस वक्त गंदम जो है वो 92 में थी जो इंपोर्टेड आई, और यहाँ की जो मुकामी गंदम थी वो 120 से 130 रुपये में सेल हो रही थी एक्स मिल पे पहुँचने पे। तो आवाम को रिलीफ देने के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि आप मंगा लें ताकि आवाम को रिलीफ मिले, क्योंकि आगे रमज़ान था। तो रमज़ान की वजह से उस वक्त वो कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ये किया गया। हाँ, ये बात अलग है कि सिंध के अंदर फिर भी कम आई, पंजाब के अंदर ज़्यादा आ गई, वो एक अलग मैटर है कि क्यों ज़्यादा आ गई। जितनी उसकी इजाज़त दी गई थी उससे ज़्यादा आई, तो उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। लेकिन फिर भी वो अगर अब ज़्यादा है तो कीमत कम कर दीजिए, क्योंकि अब डिमांड एंड सप्लाई को हमेशा से आप जो है वो इशू बनाते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए कीमतें ज़्यादा हो रही हैं। तो भाई अब तो सप्लाई भी ज़्यादा होगी ना, वाफिर मकदार में हो गई आपके पास, तो कीमतें कम कर दें। लेकिन वो वाला रिलीफ अभी भी 92 और 98 कीमतें जो हैं वो आप समझते हैं कि वो कम है, ज़्यादा हैं, उसको ऊपर और नीचे आना चाहिए था। दूध की कीमतों में कमी हुई है, ठीक है, तो क्या दूध उस कीमत पे मिल रहा है? दूसरी बात ये कल के इजलास के हवाले से हमने ये भी देखा कि जो गोश्त वाले हैं वो नहीं माने जी, और सरकारी कीमत तो वैसे भी उन्होंने जो तय की हुई है, हम अक्सर दिखाते हैं अपने शो में भी कि वो तो 900 रुपये किलो हम चला रहे होते हैं। जो कमिश्नर कराची साहब ने जो है वो बीफ का रेट तय किया हुआ है 1300 रुपये, 1400 रुपये किलो जो है वो गोश्त दस्तयाब है, और वो मानने को तैयार भी नहीं कि हम कीमतें कम करेंगे। ऐसा बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। अगर आप मार्केट में चली जाएँ हमेशा, तो मैं तो कहता हूँ कमिश्नर कराची अपनी कोई दुकान खोल लें और वो सरकारी रेट पे चीज़ें बेचें, तो फिर समझ में आएगी बात। जब किसी से दुकानदार से जाके पूछो कि भाई आप इतनी चीज़ें महंगी क्यों बेच रहे हैं, अरे हमें पीछे से महंगा आ रहा है, हाँ ये जवाब देते हमें तो ये बारे में नहीं पड़ता, ये जुमला यूज़ करते हैं, वो बारे में नहीं पड़ता, हमें तो आप किस तरह से बेचें, हमें तो हम तो चाहते हैं पीछे से सस्ता हो जाए, तो हम ज़्यादा बेचें। तो ये अच्छा, इस सारे सूरत में देखें जो सबसे बड़ी माफिया है ना, शुगर माफिया, उन्होंने किसी खातिर में नहीं लाया, लेकर आया वो कमिश्नर कराची के जो अहकामात हैं। नहीं शरीक हुए कल वो इजलास में, और आप चीनी सस्ती करके दिखाएं, चीनी सस्ती नहीं कर सकते। जब उनके शकम पे लात पड़ेगी, फिर वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। उनकी जो गोदामों में भरी हुई चीनी है वो बाहर भेजने से मना कर दें, आप देखेंगे कैसे वो सर के बल चल के आएंगे आपके पास। माजी में भी इसी तरह हुआ है, जब उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी तो वो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सहाफ़ियों से बातें की। इसके अलावा वो कभी किसी को खातिर पे लेकर नहीं आते, और कमिश्नर कराची तो कोई बेचता नहीं उनके सामने। तो वो हुकूमत पाकिस्तान से जब सर के पाँव लेटते हैं, जब उनकी एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगती है। हम ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम दूसरे मुल्कों से गंदम ये भीख मांगते हैं, हमें दे दो। तो ये बड़ी शर्मनाक सूरत हाल है हमारे मुल्क की कि हम ज़रूरी मुल्क होते हुए भी ज़रूरी अजनास वहाँ से लेते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी अच्छा, आपको अभी ये कल क्यों नहीं आए भाई ये लोग? कल हुआ ये कि 4 इजलास थे कल, कमिश्नर 4 इजलास बुलाए। सबसे पहले जो इजलास था वो आटे का था, वो लोग तो पहुंच गए, हमने देखा, वो नज़र भी आए, हमसे मुलाकात भी हुई। उसके बाद उन्होंने चीनी का रखा था। चीनी के अंदर आप ये देखें, एक तो ये अपने आप कंपनी शुगर मिल चलाने वाला एक कमिश्नर के सामने बैठेगा, वो कहता हम बात ही वज़ीर आज़म की या मिनिस्टर के उस पर करेंगे, वो तो उस पर आने के राज़ी नहीं थे। साथ साथ आप ये सितम ज़रीफ़ी देखें कि जो यहाँ के होलसेलर्स हैं उन्होंने भी कल बाइकआउट किया। वो तक नहीं आए जो यहाँ की मार्केट की जो जोड़िया बाज़ार के होलसेलर थे, जो चीनी के लिए रोज़ कारोबार करने वाले, जो यहाँ पे आपसे और जो सप्लाई करने वाले, उन्होंने भी बाइकआउट किया। तो कल मैं उनके पास गया कि भाई आप क्यों नहीं गए, तो कहते हैं जी वो अदाद व शुमार पे बात नहीं करते, यानी हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते। कमिश्नर कराची सामने रेट लिस्ट करते हैं कि बस इस पर महंगाई कम करके दे दो, कहता है ये मुमकिन नहीं। तो इसलिए हमने बाइकआउट किया। तो मैंने कहा आप चले तो जाते, कम से कम आप जाते हैं आवाम को रिलीफ देने। यानी मैंने कहा आप भी नहीं चाहते कि आवाम, आप मीडिया पे आके तो बोलते हैं, लेकिन वो बहुत मौज़्ज़ब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं उनसे ये बात सवाल करा, मैंने कहा कि आप क्यों नहीं हमें रिलीफ देना चाहते, क्यों नहीं गए आप वहाँ जाके बात तो करते, वो कह क्या रहे हैं, उसके बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते तो समझ भी आती कि भाई मैं गया, कमिश्नर कराची ने मुझे इस तरीके से बोला, वो मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं आवाम के सामने मैं बता रहा हूँ कि ये जिस रेट में वो बात करें, क्योंकि मुमकिन नहीं, तो वो फिर हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने रख दें, आके मीडिया पे बता दें कि भाई वो ये कह रहे हैं, हमारा इतना मुश्किल है, इसमें हम काम नहीं कर सकते। अभी हालिया दिनों में हमने देखा था कि शुगर की जो मैन्युफैक्चरर्स की जो है वो वज़ीर आज़म से बोला कि आप इजाज़त दे दें, CAC को बोला कि आप इजाज़त दे दें एक्सपोर्ट करने की वाफिर मकदार में। उन्होंने रिजेक्ट कर दी, वज़ीर आज़म ने उनकी जो है वो कॉल रिजेक्ट कर दी। इस वक्त चीनी हमारे पास मौजूद है, आगे शुगर कैन फिर दोबारा आ जाएगी अगले
2-4-5 माह बाद जब तैयार होगी, तो वो इस चीज़ से डरे। तो बात वही है कि फिर जब आपके पास सप्लाई ज़्यादा आ जाती है तो आप चीज़ें कीमतें नीचे आनी चाहिए, लेकिन वो बात जिद है नहीं आने के लिए, क्योंकि अब वो कहते हैं हमारी लागत बढ़ी हुई है। उल्टा ये कर देते हैं, ये स्टोर कर लेते हैं और फिर कीमतें बढ़ाने के लिए भी ये पूरा एक इसमें माफिया मिडिल मैन जो का भी कि बहुत कसर- बड़ा किरदार होता है। जो बीच पे मिडिल मैन है ना, वो भी बहुत ज्यादा जो है ना, जो आड़ती है। आड़ती है, आड़ती। तो आड़ती फिर वाला बुलाएं सिस्टम ना, खत्म उनको भी होना बुलाएं चाहिए। ना आप। मसला ये है कि अगर आपने करना है तो फिर वही वाली बात कि सीरियस क्रैकडाउन आप करें और जब पाबंदियां लगाएं। फिर कमिश्नर कराची साहब भी ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही बेख्तियार हैं या जो है ना वो कोई इख्तियार नहीं वो रखते। ये कहते हैं ना हम पे जुर्माने बड़े बड़े भाई मैं समझता हूँ वफाकी सतह पे कमीशन कायम होना चाहिए कि जो जितने भी शुगर मिल्स हैं उनके गोडाउन चेक करें, और अगर चीनी सरप्लस है तो एक्सपोर्ट की क्वालिटी, एक्सपोर्ट पर जो है ना पाबंदी लगनी चाहिए। फिर कहीं जाके चीनी की जो कीमतें हैं वो कम होंगी। दूसरा ये मैं जितने भी जो तिब्बी माहिरीन उनसे पूछना चाहूँगा, ये जो शुगर है, जो चीनी जिसको हम कहते हैं, ये इसमें ऐसी कौन सी अशिया मिलाते हैं जिससे जो है वो आपको शुगर की बीमारी लाक हो जाती है? इसको चेक होना चाहिए कि डॉक्टर्स मना करते हैं चीनी मत नहीं, वो तो रिफाइंड शुगर तो ठीक है। वैसे भी मना कर देते हैं ना खुर्शीद साहब। वो तो पहले ही कहा गया है, जो सफ़ेद जितनी रिफाइन होती जाएगी उतनी आपके लिए जो है वो टॉक्सिक होती जाएगी। तो सफ़ेद चीनी तो आप इस्तेमाल ही ना करें। वफाकी सतह पे कमीशन होना चाहिए कि उनकी गोडाउन चेक करें और एक्सपोर्ट पे पाबंदी होनी चाहिए। ठीक, फिर कहीं जाके जो है वो चीनी की कीमतें गिरेंगी। मैं यहाँ पे ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद खबरों को भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब हुआ ये कि बहुत सारी बातें हुई, लेकिन कमियां हमें जिस तरह से होती हुई नज़र आनी चाहिए। बहरहाल हम उम्मीद तो करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में फौरी तौर पर चीज़ों में जो है वो कमी का ऐलान किया जाए और चीज़ों को चिकन की भी हमने बात करना हम लोग भूल गए। चिकन में कल क्या हुआ अयाज? आए थे चिकन वाले तो, और उन्होंने होलसेलर्स और रिटेलर्स दोनों को बुलाया था। चिकन का भी ये था कि रोज उन्होंने बोला कि कीमत रोज के ये रोज, क्या मसला है रोज भाई? के रोज रोज के देंगे। रोज चिकन क्यों? गोश्त की तरह तय क्यों नहीं कर देते एक महीने के लिए? चिकन 15 का दिन के रेट लिए? रोज निकलता है। क्यों? अब उनका, मैंने भी चिकन पे बड़े शोज किए, उनका ये कहना मतलब मेरी नॉलेज के मुताबिक ये होता था होलसेलर्स का भी कि जी जनाब वो फीड होती है, ट्रांसपोर्टेशन। तो भाई रोज के हिसाब से आप क्या दाना बनाते हो? नहीं, इसका मसला पता है क्या है? रोज इसलिए इसमें फ़र्क आता है क्योंकि जितने भी फार्म्स हैं वो कराची से बाहर हैं, तो जो उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ती है हमेशा। तो जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों का जो फ़र्क आता है ना, चार्जेस जब चेंज हो रहे हैं वो तब आप change कर होते लें हैं। पैसे चेंज। वो उनका, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उनकी जो उनका मंतक ये है, कहना है। उनकी मंतक ये होती है कि हमारा एक दूसरी चीज़ इसलिए रोज़ ये करते हैं कि इनका जो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, क्योंकि जो मुर्गी का वज़न है ना वो कम होता है, क्योंकि वो इसको फीड खिला के रात को तैयार करते हैं कि सुबह आनी है। वो तो जब वो पेट भरा हुआ होता है, वो फिर पूरे रास्ते में जब वो सुबह के टाइम तक पहुंचती है तो एक 10-20-25% का उनके वज़न में भी फ़र्क आता है। तो बहुत सारे इसके अंदर जो है ना अवामिल शामिल होते हैं जिसको ये आवाम पे मुंतकिल करना अच्छा, चाहते मुझे ऐसा लग रहा है सबसे ज़्यादा अगर इस वक्त कोई चलाक और हथियार है ना आवाम को, तो वो चिकन वाला ही है। उसकी वजह ये है कि आप एक तो ये मैन्युफैक्चरर, सॉरी इसमें मैन्युफैक्चरर तो है ही नहीं, उसमें मुर्गा है और मुर्गी है, लेकिन रिटेलर और होलसेलर। हाँ, रिटेलर अब और उसमें देखें होलसेलर। ना, वो चूज़े की कीमतें हैं। जब वो कहते हैं चूज़ा महंगा मिलता है, फिर फीड महंगी मिलती है, फिर लेबर कॉस्ट डालते हैं, फिर जो फीड भी 3 किस्म की इस्तेमाल होती है, स्टार्टर होता है, मिडिल एज होती है, फिर फाइनल में 3, जब वो 40 दिन की हो जाती है मुर्गी आपकी, वो 40 दिन में तैयार करके आपके घर तक पहुँचा देते हैं। जो आपके घर में मुर्गी आप खा रही होती है वो चूज़े से मुर्गी बनने का 40 दिन का अमल है और 40 दिन में तैयार हो जाती है। अच्छा, अब अब उसका कमाल किसी और का नहीं है, वो जो आप फीड खिला रहे हैं उसका कमाल है। अच्छा जी, शॉप पे क्या चालाकी हो रही है? क्योंकि मुझे तो आज तक ये मैंने अपने तौर से तो उनके साथ बहुत चालाकी करने की कोशिश की है, लेकिन आप इन दी एंड क्या होता है, आप हार ही रहे होते हैं उनसे। हो क्या रहा होता है, जब भी आप चिकन खरीदने जाएंगे, एक तो जो तख्ती है बहुत सारी जगहों पे तो रेट ही नहीं होते, नहीं होते। जिस पर होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा हुआ है 600 रुपये चिकन, आपको जी गोश्त मिलेगा 560 रुपये ज़िंदा मुर्गी, और फलाना गोश्त चाहिए तो वो 660 रुपये। तो आप पहले तो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि किस तरह से आपको लेना है। फिर उसमें जी आपने ज़िंदा मुर्गी भी कटवा ली है तो वो कहेंगे जी अब आपने इसमें ये निकाल दिया, वो निकाल दिया, तो इसके पैसे इतने बन गए, वज़न इतना हो गया। मुझे तो आज तक उनका तरीक़ाकार समझ नहीं आया कि वो किस तरह से किस वज़न पे आपको क्या दे रहे होते हैं, पैसे आपसे किस तरह से चार्ज कर रहे होते हैं। घर लाओ और वज़न करो ना, तो आप अगर 1.5 किलो लाएँ तो वो मेरे ख्याल से 1-1.25 किलो भी पूरा नहीं होता। आपको जो रेट लिस्ट होगी वो उस पर भी 20 रुपये ऐड करते हैं, कोई 30 रुपये ऐड करता है। वो अपना रेट लिस्ट तो दिखाते ही नहीं है। रेट लिस्ट में आपको जो बातें बता रहा हूँ क्या होता है। अच्छा, अब आजकल पंजाब से मीट भी आ रहा है, चिकन का मीट यहाँ जो आ रहा है वो सस्ता है। अभी आप देखें कि ये जो हालिया 1-2 दिन के अंदर
मुर्गी की कीमतें नीचे आई हैं। जो गोश्त 700 रुपये से था वो अब 600 रुपये के 650 पे आ गया। मुर्गी की रेट जो 500 से ऊपर थे वो 500 के अंदर 400 के इर्द गिर्द 430 440 के करीब पहुंच गए। तो ये 1-2 दिन के अंदर ये भी कहाँ मिल रहा है ये सब? ये 400, कल आज के 450? आपको अब मुर्गी लेनी है तो आज और कल में ले लें, क्योंकि मुझे मुर्गी का पता रेट नहीं था। नीचे आ वापसी गए। में चिकन लेते हुए चलो यार। और साथ साथ अगर आपने मीट लेना है तो पंजाब का मीट आया हुआ है, वो क्योंकि उसका गधे का तो नहीं है जो रेट आप बता रहे हैं 550 रुपए में। और उसका मीट का जो साइज़ है मुर्गी के, जो अगर आप पीसेस देखें वो थोड़े बड़े हैं और गोश्त थोड़ा चलो, सफ़ेद है। हो गया काम। आप ले ले, मैं यहाँ कराची की मुर्गी तो नहीं। मैं आपको तो बस सारी नॉलेज दे रहा हूँ कि अब आपकी मर्जी, आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब उसमें गारंटी वारंटी नहीं है, क्योंकि आप तो खैर मटन खाते हैं, आपने तो मुझे शो में पहले ही पता 2200 रुपये किलो से भी ऊपर चला गया। अब तो मटन वो कह रहे हैं कि हम बाद में तय करेंगे, ईद सर पे आ गई है, अब शॉर्टेज हो बकरीद गई पे खाओ जिसको भी खाना नहीं ऐसा कुछ इसमें। अभी तो बकरीद के जानवरों की जो खरीदो फरोख्त है उसका भी मामला है, यही कि तो वजह होगा है। तो कि आप बहुत जो ज्यादा गोश्त की प्राइस। कीमतें तय नहीं करी उन्होंने, वो यही कह है। रहे हैं कि अगर हम अभी सस्ता कर देंगे, अगर Yes. मन के हिसाब से भी बेचते हैं जो लोग, उनको नुकसान हो नुकसान हो जाएगा। जाएगा। आप उनकी थिंकिंग देखें कि आपकी और मेरी जेब से पैसे निकालने के लिए जो जितने ये ताजिर बरादरी है ना, वो तैयार रहती है कहीं ना कहीं से, वो आपकी जेब से पैसे निकालने के लिए पीछे नहीं हटते, वो बिल्कुल तैयार है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। बहरहाल सिंध असम्बली का इजलास भी होना है, तलब कर लिया गया जी, और ये कहा गया है कि गवर्नर सिंध ने ये इजलास बुलाया है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का जो है वो राब्ता होगा और बातचीत की जाएगी, कायमा कमेटियों के मसले पर बात होगी और अहम रहनुमा होंगे, और एमक्यूएम की जो कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप है उसको देने पर भी इत्तेफाक हो सकता है। ये जो मसला है कायमा कमेटियों वाला, ये तो जो लास्ट गवर्नमेंट थी उसमें भी बहुत ज़ोरों शोर से जारी रहा, और उसमें तहरीक इंसाफ मांगती रही उनसे कायमा कमेटियाँ। तो लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली मना कर दिया था कि हम कायमा कमेटी किसी को भी नहीं देंगे और चेयरमैनशिप उनके पास रहेगी। अब चूँकि एमक्यूएम पाकिस्तान कोलिशन गवर्नमेंट में है और वो ये चाहते हैं कि भाई इनको फेडरल गवर्नमेंट में भी जगह मिले और सिंध गवर्नमेंट में भी उनको जो कायमा कमेटियाँ हैं मुख्तलिफ शोबों की, वो उन्हें दी जाए और चेयरमैनशिप भी दी जाए। तो आज इजलास बुलाया है, उसमें एक तो ये बात भी ज़ेर गौर आएगी जो इजलास में उसके इजलास से पहले जो एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान जो मुशावरत होगी, मुलाकात होगी, उसमें इन सारी चीज़ों पहलुओं के ऊपर गौर किया जाएगा। दूसरा ये कि जो कायमा कमेटी का मामला ये भी ज़ेर बहस आएगा और मुमकिन है कि उनको दी जाए और मुमकिन है ना भी दी जाए, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट का ये तो फ़ायदा होता है कि वो चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट में भी रहें और अपोजिशन में भी रहें। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जो सबसे पावरफुल कमेटी मानी जाती है। हमने वफाक में भी देखा, जिसके ऊपर काफ़ी नामों के ऊपर लोग बहस करते हैं कि ये हमें मिलनी चाहिए। ये असूलन बेसिकली इन्होंने इसको तय किया हुआ है कि जो अपोजिशन लीडर होगा या अपोजिशन जमात है उसका जो चेयरमैन होगा उस कमेटी का, वो अपोजिशन से होगा। लेकिन अब सिंध में ये होता है कि वो देने को तैयार नहीं है। बाकी कमेटीज़ छोटी मोटी जो दूसरी होती हैं उनकी कमेटीज़ में इनको हिस्सा दे दिया जाएगा, उसके चेयरमैन लगा दिए जाएंगे। वफाक में भी हम देखते हैं, क्योंकि वो जिस मिनिस्ट्री की कायमा कमेटी होती है उसका जो चेयरमैन लगता है उसकी भी प्रोटोकॉल्स वैसे होते हैं, उसको उस मिनिस्ट्री से एक गाड़ी मिल जाती है, उसको वहाँ से लोग मिल जाते हैं, उसको एक ऑफिस मिल जाता है, फिर वो अपनी मीटिंग्स कॉल कर लेते हैं। इसके ऊपर ये सारा अपने ही अभी अपने ही मामलात में लगे हुए, अभी आपके और मेरे मामलात को सोचने के लिए अभी नहीं बैठे। अभी वो कायमा कमेटीज़ बना रहे हैं कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, तो ये मामला तय हो रहे हैं। अच्छा, अवामी मसाइल जो है वो बिल्कुल आखिर में आके जब ये टेन्योर ख़त्म होने वाला होता है तो फिर सोचेंगे, फिर आवाम के पास जाएंगे, देखो यार हमने तो बहुत कोशिश की, तो मामला सुलझे नहीं, हल नहीं हुए। अब फिर इख्तियारात और फंड्स का रोना रोया जाएगा। कमेटीज का काम इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो जो कानून साजी करनी होती है ना, वो फिर वो कमेटीज़ में जाती है, तो ये उसका भी एक ज़रूरी है। सिंध में अपोजिशन में, फेडरल में उनके साथ, तो ये कैसा तजाद है? आवाम को किस धोखे में डाला हुआ है हमारी सियासी जमातों ने कि कहीं वो फेडरल गवर्नमेंट में है और कहीं अपोजिशन में है। तो ये तजाद बाशऊर आवाम को सोचना चाहिए कि उनको अपने रहनुमाओं, अपनी क़यादत कौन सी चुननी है। और अब आवाम के अंदर होना चाहिए कि अब हमें अपनी क़यादत ऐसी चुननी है जो आवाम का दर्द भी रखे और शऊरी तौर पर वो ऐसी क़यादत लेकर आएँ जो उनकी इलाके की, शहर की फलाह बहबूद के ऊपर तवज्जो दे सकें। और आवाम अब झूठी तसल्लियों से मैं समझता हूँ अब तंग आ गए। बात यह है कि आवाम करना भी चाहे तो इस सिस्टम के तहत बहुत मसले मसाइल हैं कि जो नहीं कर पाते हैं। हम जब तक शफाफ इलेक्शंस की तरफ नहीं बढ़ेंगे और उस सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये कुछ नहीं बेहतर होगा। वक्फे के बाद हाजिर होगा।
आप लोग बर्थडे विश करेंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब सबसे पहले बर्थडे विश कर लेते हैं, क्योंकि जनाब अयाज ने कहा भाई केक भी तो मंगाया करें, तो कभी ले आया करें ना आप केक। ये तो आप लोग विश कर रहे हैं, हम लाके क्या करेंगे? कौन आप है? उनसे हमारे तो पहले wish आप तो करें हमारे आप। इदारे का, हमारी टीम का हिस्सा नहीं है, यानी आप मतलब बिल्कुल है, डिसऑन कर रहे हैं। हम यूं हम हाँ, उनके लिए करें आप। बर्थडे विश करते रहे जैसे वो नादिया खान करती थी अपने आप समय। अयाज को सोलो पे ले और मैं बर्थडे विश करती हूँ। आज उमर शेख की जो है ना वो बर्थडे है, उमर और शेख, अयाज happy करे to you। करे जोर से बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू उमर कितने शेख। बुरे लग रहे हैं। यही कर खुर्शीद सकते भाई को नहीं, अयाज को निकाला था। अच्छा नहीं करे यार, आप रहने दें, आपसे ना हो पाएगा। बहरहाल उमर शेख की बर्थडे है और उमर शेख को अयाज ने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से आज विश किया है। मेरी तरफ से भी सालगिरह मुबारक। खुर्शीद भाई की तरफ से भी आपको उमर शेख की तस्वीरें भी आ रही हैं। उमर साहब जो है बड़े घूमने फिरने वाले लग रहे हैं भाई मजे मजे की तस्वीरें उन्होंने शेयर की हुई है अपनी। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अगर आप सब भी बर्थडे विश करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आ रहा होता है और आप हमें अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियो सेंड करें, हम आपको यहाँ पर बर्थडे विश करेंगे। चाहे तो केक भी भेज दें, हम काट लेंगे और खा लेंगे। ये एक अच्छा हाँ, आइडिया ये है भी कि आप idea केक अच्छा भेजें, हम काटेंगे यहाँ और। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। आपका नाम उस पर लिखा हुआ होगा तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल गुड आइडिया। क्या आपने सुबह सुबह केक का याद दिला दिया। जॉब फेयर हो रहे जा रहे हैं, कौन जॉब फेयर पे? मैं चला जाता हूँ जॉब फेयर के लिए। हर खबर नहीं, मैंने जॉब ढूंढने नहीं कहा अच्छा। है, मैंने कहा है कि उसको कवर करने कौन जा रहा है। अच्छा कवर करने तो कोई ना कोई अभी चला ही निशान से जाएगा। पूछना पड़ेगा किसकी ड्यूटी कोई लगाई ना है कोई चला ही गया निशान। होगा अब तक तो। हाँ, लेकिन सुबह से शाम का टाइम है, अभी तो स्टार्ट हुआ होगा। बहरहाल लेकिन ये जो जॉब फेयर हो रहा है और इसमें ये है कि HEC के तहत हो रहा है और काफ़ी सारे जो है इसमें जो हम देख रहे हैं कि सेक्टर से लोग इनवाइटेड हैं, जिसमें मोबाइल इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर, फूड इंडस्ट्री और दीगर जो कंपनीज़ हैं उनको मदऊ किया गया है। और साथ साथ जामिया कराची के वाइस चांसलर के ताउन से अंदरून सिंध की जामियात से आने वाले तलबा को भी जो है वो ठहराया जाएगा, ताकि वो भी जामिया कराची के हॉस्टल में ठहराया जाए, ताकि उनको भी जॉब्स मिल सकें और वो भी यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकें मार्केट। ये अच्छी चीज़ है कि हम जहाँ बाहर देखते हैं कि जैसी फाइनल ईयर्स में होते हैं तो कराची आके सबको याद आता है ये तो वैसी कोट एक इंटर्नशिप पे जो है फौरी तौर पे उनको रख लिया जाता है और जो अच्छे उनके इंटर्न्स होते हैं उनको फिर परमानेंट जॉब्स भी मिल जाती हैं। ऐसे ही। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, जब प्रोफेशनल्स आप पढ़ाई में होते हैं, अपनी फाइनल ईयर्स में होते हैं, तो आपको बड़ी कंपनीज इसी तरीके से पूरी दुनिया में जॉब्स Approach करती हैं, हर्टिंग बिल्कुल ऐसी ही की जाती है। तो ये सिलसिला हमारे यहाँ होना चाहिए, खासकर हमारे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं, जो अपने इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जिस सेक्टर्स की बात की जा रही है, तो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस शहर में। अगर आएंगे और जब ये एक्सपो होगी और जब मुलाकातें करेंगे तो उनके लिए एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही यूनिवर्सिटीज़ में भी इसका एहतमाम किया जाता है। मैंने देखा है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हों या इस तरह से उनको ढूंढा जाता है। मैं जो आपको यहाँ पर बैठी हुई नज़र आ रही हूँ, मैं किसी जॉब फेयर का तो हिस्सा नहीं बनी थी, लेकिन मैंने ड्यूरिंग द स्टडीज़ ही जो है ना वो अप्लाई किया और जियो में फॉर द इंटर्नशिप मैंने बस वो वैसे ही रैंडमली, आपको होता है ना जुनून चढ़ जाता है कि अब काम भी तो करना है, तो वो बस किया और आ गया। तो हम इंटर्नशिप करते रहे और आगे ज़िंदगी में बढ़ते गए। तो आप कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें किसी भी चीज़ को कि आप पहला कदम आपने क्या उठाना है। तो खुर्शीद भाई अच्छा है, बच्चों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन हाँ हम लोग ये सोचते हैं यार ये हम करके क्या करेंगे, 2-3 महीने बाद फिर निकाल देंगे सर्टिफिकेट देंगे। बच्चों की अप्रोच भी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। देखें ये एक बड़ा मस्बत पहलू है जो जॉब फेयर जो अरेंज किया है एक्सपो सेंटर में। हमारे यहाँ जो फुकदान है वो तलबा और तालिबात के लिए करियर काउंसलिंग का है कि किस नौजवान ने क्या करना है और कब करना है। एक भेड़ चाल है, माजी में एक वक्त था जब जिसने भी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम पास किया, क्या करेंगे आप? मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा हूँ। दीगर शोबे भी हैं, सही है। उनको वेरीफाई कोई नहीं कर रहा कि ये बच्चा किस में महारत चाहता है और किस में नहीं चाहता। अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, अच्छा मौलिम बनना चाहता है, उस्ताद बनना चाहता है, या किसी सब्जेक्ट में वो पढ़ना चाहता है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है या मैकेनिकल कुछ चीज़ें हैं, पढ़ना चाहता है, तो उसको फोर्स किया जाता है कि नहीं बेटा आपने डॉक्टर बनना है। फिर वालिदैन भी अपनी जो ख्वाहिश है उसके ऊपर जो है वो लाजिम कर रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। करियर काउंसलिंग का एक पूरा सब्जेक्ट है, बच्चों की जहनी और जिस्मानी और उनकी साइकोलॉजिकल जो थॉट्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए उस पेशेंट प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उसमें वो महारत भी रखे और कामयाब भी हो सके। बिल्कुल ऐसा ही है। और ओरिएंटेशंस और करियर काउंसलिंग सेशंस होना भी जो है ना वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ी मिसिंग है इस वक्त। भारत इतने डिफरेंट करियर्स आ गए हैं, डिफरेंट फील्ड्स आ गई हैं, बच्चों को जब तक उसके बारे में नॉलेज नहीं होगी उनका रुझान कैसे डेवलप होगा। फिर वही होगा कि हर कोई BBA MBA कर रहा होगा, डॉक्टर बन रहा होगा, इंजीनियरिंग की तरफ जा रहा होगा, और बहुत सारी दुनिया में फील्ड्स हैं जिनको अब हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं,
आजकल की जो यूथ है वो बहुत कुछ खुद अपने बलबूते पे भी करना चाहती है, लेकिन बहरहाल इसका इनेकाद और इन चीज़ों को काउंसलिंग सेशंस होना यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग नज़र आता है। माल का हाल पर नज़र डाल लेते हैं, आए देखते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं। बताएं आज राना साहब। थोड़ा यहाँ से यूएस डॉलर 182 और इस वक्त जो हम कैनेडियन डॉलर 206 पे जो है ना सेलिंग प्राइस है। सऊदी रियाल 74 देखें कुछ पैसों में रद्द-बदल शुरू हो गई है। हाँ, थोड़ा सा आया फर्क आना शुरू हो गया। यूएस डॉलर नीचे आया ना, कुछ 280 था लास्ट टाइम में, 2-3 दिन पहले की बात है। वो अच्छा मौका है लेने, अभी भी अच्छा मौका है। हज की परवाज़ें वैसे तो शुरू हो चुकी हैं, तो ये भी एक, और हज की परवाज़ें शुरू होने के साथ साथ रोड टू मक्का ऑपरेशन जो है वो जो बनाया गया, उससे भी बड़ी सहूलत हो जाएगी आवाम को। और उसका वक्त भी आया था, दौरा भी उन्होंने किया, अभी दोबारा भी एक और विज़िट उन्होंने किया, तो इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा चुका है। और अब जितने हज आज़मीन होंगे उनको वहाँ पर फैसिलिटेट किया जाएगा। थैंक यू सो मच खुर्शीद साहब, एनायाज राना साहब, आप दोनों के वक्त बहुत शुक्रिया। वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज के एक सेगमेंट में हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैट्रिक के इम्तहानात चल रहे हैं, तीसरा रोज़ भी है, पर्चा आउट होने की रिवायत बरकरार रही। मैट्रिक के सालाना इम्तहानात में इंतज़ामिया जो है वो नकल माफिया को लगाम डालने में हमें नाकाम नज़र आ रही है। ऐसे में हुआ ये कि जब ये सारी खबरें फैली कि पर्चा क्यों आउट हो जाता है, किस तरह से आउट हो जाता है, इसमें ज़िम्मेदार कौन है, इसमें जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड हैं उनसे भी सवाल किया गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब पर्चा आउट होने का सबूत लाएँ और आप वावेला ना करें। हल शुदा पर्चे व्हाट्सएप ग्रुप्स में आ रहे हैं, मोबाइल का बेदरिग इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे लिख रहे हैं पर्चा क्यों आउट हो रहा है, तो इसका सवाल किससे करें। ये मैट्रिक बोर्ड के जो चेयरमैन उन्होंने इसका जवाब देने से जो है ना वो कासिर नज़र आए। और क्या कहते रहे, उन्होंने कहा कि जनाब कराची में तो होता ही इसी तरह से है और यही हाल है, यही रिवायत है। तो आप देखें उनका जो स्टेटमेंट्स है कल वो क्या थे और कितनी सीरियसनेस का मुजाहरा, वो इतनी अहम, जहाँ पर कितने बच्चों का मुस्तकबिल लगा होता है दाव पर, उस पर उनका रिएक्शन और उस पर उनका एटीट्यूड क्या था, आइए ज़रा देखिए। ये जो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड अपनी गड़गड़ कर रहे हैं, वो भी इस बात का जवाब दें कि आप कैसे कह सकते हैं और आप क्या सबूत, जैसे आपने सवाल किया कि आप सबूत लेकर आ जाएं कि पर्चा कैसे वावेला हुआ और पर्चे आउट होने का सबूत लेकर आए, और आपने जो गड़गड़ की आप भी उसका जवाब दें कि आपने कहा कि पैसों का सर्टिफिकेट मिलता है, तो आप भी साबित कर दें कि कहाँ से मिलता है और किधर से मिलता है। फिर दूसरी बात है, आपने कराची के कल्चर पर सवाल उठाया कि कराची के कल्चर में तो है ही चीटिंग, तो हम अंदरून सिंध में भी जानते हैं और बाकी इलाकों में भी जानते हैं, अंदरून पंजाब में भी जानते हैं कि वहाँ पर किस तरह से, किन मराकज़ में और कैसे चीटिंग होती है। और कराची के दीगर सेंटर्स जहाँ पर इंतहाई सख्ती होती है, वहाँ पर कल्चर क्या होता है, आप इस चीज़ का भी जवाब दें और अपने ठंडे कमरे से निकलें और जाकर देखें कि किन मराकज़ में कितनी सख्ती है और किन मराकज़ में जहाँ पर गाय भैंसें बंदी हुआ करती हैं तो वहाँ पर चीटिंग का सिस्टम क्या होता है। आपने वहाँ पर बैठ के बड़ी आसानी से कराची की पढ़ाई को, कराची के तलबा और तालबात को उठाकर गड़गड़ डग बग में अपनी बात कर दी और आप निकल गए। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आप अपने होने का और आप अपनी किसी ओहदे पर होने का तो सबूत देते कि आप कोई रिस्पॉन्सिबल जवाब देते। बहरहाल ये हमने सब कुछ देखा, ये इस तरह के अगर एटीट्यूड्स होंगे और अगर इस तरह से, फिर तो वही वाली बात है कि आप भी मैट्रिक बोर्ड के चेयरमैन कराची में मौजूद हैं, तो बहुत सारे आपकी भी डिग्रीज़ पर और आपके ओहदे पर भी सवाल निशान लग जाते हैं, क्योंकि आप अगर अथॉरिटी होने के बावजूद जवाब देने से कासिर हैं। इसी चीज़ पर मैं बात करूँगी, मेरे साथ एजुकेशंस मौजूद हैं, डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, और आप ना सिर्फ पाकिस्तान में सर्व करते रहे हैं बल्कि इस वक्त स्कॉटलैंड यूके में भी जो है वो यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर अपनी खदमात जो है वो अंजाम दे रहे हैं। बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख हुआ और वाकई मुझे बहुत इस वक्त जो है ना ये स्टेटमेंट्स और इस एटीट्यूड को देख के जो है ना वो तकलीफ़ इसलिए हुई कि अगर आप चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड है और आपका एटीट्यूड ये है कि जी आप वावेला ना करें, पर्चे आउट होने का सबूत ले आएँ, तो इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए कि जो पर्चा एक दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप्स में बच्चों के हाथों में मौजूद है, वही पेपर आ रहा है, बच्चे वही सॉल्व कर रहे हैं, क्या सबूत चाहिए? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटरव्यूज़ लेते हुए, जो तालिब इल्म आते हैं। मुझे इस तरह से लगता है कि जो हमारा जो सूबा सिंध है वहाँ पे जो बेहतर मैट्रिक या इंटर के स्टूडेंट हैं वो कराची के हैं। अब बाकी आप सिंध का अंदाज़ा लगा लीजिए। ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि कराची में ऐसे होता है, मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ कि कराची के तालिब इल्म के अगर वो मैट्रिक में 900 नंबर ले रहा है तो वो कुछ ना कुछ जस्टिफाई करता है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है 98%, 99% उनके मार्क्स हैं। जब हम उनसे ये पूछते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उनको ये नहीं पता होता इस सेंटेंस का मतलब क्या है। और ये अंदरूनी सिंध की हालत है। मैं इसको मैं डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ
कि कराची का स्टैंडर्ड फिर भी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ जो हमारा सूबा है उसके जो बोर्ड्स हैं। तो अगर ये इसको क्रिटिसाइज़ करें, इसका मतलब ये कि बाकी इलाकों में क्या हो रहा है। एक बात बहुत माजरत के साथ, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, लेकिन बात यहाँ से आगे निकल जाएगी। एहतजाज हुए जब हमने देखा था पिछले साल, ये जो प्राइमरी टीचर्स थे ये सिंध से आ रहे थे और इनके जो है अपग्रेडेशन का मामला था, तो उसमें मैंने जब इनसे शोज़ किए तो मैंने जब वहाँ पे सरकारी जो प्रोफेसर्स हैं और जो टीचर्स हैं जो स्कूल्स में और कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, उनसे आप अगर एक स्पेलिंग पूछ लेते ना कि एजुकेशनलिस्ट की स्पेलिंग सुना दें और आप जो है वो बता दें और आप उनसे अंग्रेजी में कोई सवाल कर लेते थे तो वो जी धक रह जाते थे कि जवाब कैसे देना है। तो वो सिस्टम मैं यहाँ टीवी पे बैठ के इस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा या उन चीज़ों को प्रोपगेट नहीं करना चाहती, लेकिन बात ये कि जब बात आती है तो फिर निकलती है कि हालात हमारे यहाँ ये हैं, और फिर हम सोचते थे कि यार ये टीचर्स हैं तो ये आगे जाके क्या पढ़ाते होंगे। तो फिर सवाल तो है कि इन ओहदों पे पहुंचते कैसे हैं और यहाँ तक आते कैसे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, निशान है। बिल्कुल देखिए, और इसमें ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये इस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ये हमारा सूबा है सिंध का, जबकि मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ कि अंदरून सिंध हमारे, हम इस सूबे का हिस्सा हैं, वहाँ पर जितनी चीटिंग होती है, ये तो पेपर आउट हो गया, 98% 99% लोगों के मार्क्स हैं और आप एक सवाल वो उसका जवाब नहीं दे सकते। एक बात। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाह रहा था, यूनेस्को की और जो बहुत सारी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हमारे यहाँ 30% वो लोग बैठते हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं होता। इसका मतलब ये कि 100 में से 30 लोग किसी दूसरे की जगह पे एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। ये आप बिल्कुल ओपन रिपोर्ट्स हैं, आप इसमें जाके देख लीजिए। तो ऐसी सूरत हाल में ये कहना कि जी ये तो कराची में ऐसे हो रहा है, रेस्ट ऑफ द प्रोविंस में ऐसे नहीं हो रहा, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। और ये मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी का ना मुजाहरा करते हैं और उसको हकाइक को अंडर द कारपेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, आप सीधा चले जाएं किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में और आप ये देख लें कि वहाँ पर जो इनटेक आती है, किस बोर्ड से कितने स्टूडेंट्स, वो IBM में आप चले जाएँ या किसी और IUBM में या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, और उनसे ये पूछें कि आपके यहाँ कितने अंडरग्रेड स्टूडेंट में किस बोर्ड से आ रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा, सारी की सारी जो हकीकत है वाज़े हो जाएगी। मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारे वो बोर्ड जो कि सिंध के दूसरे हिस्सों में है, वहाँ पर इतने अच्छे खासे नंबर लेने के बावजूद हमारे जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने उनको एक किस्म की ग्लास सीलिंग की हुई है, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पे बड़ी आसानी से लोग 98%, 97% मार्क्स ले लेते हैं। यही बच्चे जब MCAT में आते हैं फॉर एग्जांपल, तो MCAT ये पास भी नहीं कर पाते। आप एक थोड़ा सा मुआवजा कर लीजिए MCAT के रिजल्ट्स का और मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट्स, आपको पता ये चलेगा कि जो मैट्रिक और इंटर में बच्चा टॉप ऑफ द लाइन है, वो बच्चा MCAT पास नहीं कर रहा। और इसीलिए बहुत दफ़ा एहतजाज भी होता है जी कि MCAT हम खुद करवाएंगे, MCAT को इंडिपेंडेंट एजेंसी नहीं करवाएगी। तो मैं फिर उसी बात पे आऊँगा कि बजाय इसके कि हम इसको किसी डिस्क्रिमिनेशन में या किसी इस किस्म के उसमें डालें कि जी ये तो कराची का मसला है या सिंध का मसला है या फ़लाँ का मसला है, इसको एक ज़िम्मेदारी के तहत लेना चाहिए, उसको हल करना चाहिए। लेकिन ये हल नहीं होगा। इसकी वजह ये कि अगर आपका क्राइम रिपोर्टर इस पर रिपोर्ट करे तो आपको पता चलेगा कि बिलियन ऑफ रुपीज़ की करप्शन इसमें इन्वॉल्व है। हम सब लोग जानते हैं कि नीचे से लेके ऊपर तक सबको इसका हिस्सा मिलता है, इसलिए कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। इस तरह के लोगों को आगे कर दिया जाता है कि आप इसको अंडर द कारपेट इशू को कर दें। बात वो ये ना कि देखें पर्चा आउट हो रहा है तो उसमें तो यकीनन बोर्ड के जो ऑफिसर्स हैं, बोर्ड के जो लोग हैं, सिर्फ वही इन्वॉल्व हो सकते हैं। कोई ऐरा गैरा नत्तू खैर के हाथ तो पर्चा चलेगा नहीं, और पहले से पेपर्स आउट हो जाते हैं। तो इतना मुश्किल है क्या एक्सपोज करना या प्राइवेसी मेंटेन करना? क्या वजह, हम उस सिस्टम से आज तक निकले ही नहीं। वो बात तो उनकी एक हद तक ठीक है कि ये आज का मसला नहीं है तो अजली मसला है, लेकिन अब इस मसले को क्या मसला बनाए रखना है? देखें, जब तक सब मुलव्वस होंगे तो क्या होगा। अब करने क्या ये जा रहे हैं, इसको एक एथनिसिटी का रंग दे देंगे। देखिए ये कराची में ऐसे हो रहा है, अब हम यहाँ पे बैठ के कहेंगे नहीं अंदरून सिंध में ऐसा हो रहा है, तो बजाय इसके कि इस मसले पे फोकस करें, इसको किसी और तरफ लेके चले जाएंगे और फिर और एक और बहस छिड़ जाएगी। देखें जी कि कराची को यूँ किया जा रहा है और फिर सिंध को अलग किया जा रहा है और डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट देने के बजाय असल मसले पे आना चाहिए। हमारा सूबा है, हमें जो यहाँ पे लोग हैं उन बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलें। यही बच्चे जब आप मैट्रिक इंटर करने के बाद इंटरनेशनल किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उनको 2 लफ्ज़ इंग्लिश के बोलने नहीं आते, उनको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। यही बच्चे जब डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, और खुदा न खास्ता ऐसी जामियात भी हैं जहाँ से ये डॉक्टर बन भी जाते हैं, तो फिर आपके पेशेंट्स जो निकलते हैं, आपका डेथ रेशो आप देख लीजिए कि बहुत सारे हॉस्पिटल में बहुत मैक्सिमम है। हम कह रहे हैं फ़लाँ हॉस्पिटल आएगा तो बच के नहीं आएगा। वजह क्या है कि मैट्रिक और आपकी जो इंटर है वहीं पे आपकी चीटिंग शुरू हो जाती है, वहीं पे हालात सही नहीं है, तो आगे चल के ऐसे ही हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलप होगा। बिल्कुल सही बात है।
बात वही है कि हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाना नहीं जानते और चाहते भी नहीं है। अडेप्ट क्यों नहीं करते हम चीज़ें बाहर से देख के? वैसे आप बाहर भी सिस्टम को देख रहे होंगे बहुत ज़्यादा क्लोजली, तो क्या वहाँ पर भी ये मसाइल हैं या हमारे यहाँ ये अभी तक इशूज़ चल रहे हैं? देखिए, चीटिंग वाला मसला तो इंटरनेशनली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वजह उसकी ये है कि दो इंस्टीट्यूशन वहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। नंबर 1 पेरेंटिंग, नंबर 2 टीचर्स। मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स और टीचर्स अगर ये अपना रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में, तो इसके बावजूद भी कि आपका पर्चा आउट हो जाता है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तो पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी पेरेंटिंग, हम लोग एज अ पेरेंट्स और हम लोग एज अ टीचर फेल हो गए। मैंने खुद भी देखा है कि टीचर्स ये कहते हैं कि चलें कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे अपने स्कूल की मार्किंग ऊपर करने के लिए अपनी क्लास की, अपने सब्जेक्ट की जो रैंकिंग ऊपर करने के लिए, पोजीशन बेहतर करने के लिए वो खुद से बोर्ड में अप्रोच कर रहे होते हैं, खुद से कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से पर्चा मिल जाए और फिर अपने बच्चों को वो बता के तो वो ऊपर उसको उनके मार्क्स बढ़ाएं। मार्क्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग जो लर्निंग क्या होती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मोरालिटी का कोई उसमें फोकस नहीं है, एथिक्स हूँ ना हूँ कोई इशू नहीं है, यू हैव टू अटेन योर टारगेट। तो जब ये हम इनकलकेट कर देते हैं बच्चे में, यही बच्चा आगे जाके जब बोर्ड का चेयरमैन बनता है तो वो ये कहता है कि कोई मसला नहीं, इस शहर में तो ऐसा हो रहा है, फ़लाँ ऐसा हो रहा है और फ़लाँ ऐसा हो रहा है। इसी तरह के बच्चे जब दूसरे इदारों में जाते हैं, चाहे वो वाटर बोर्ड में जाएँ, चाहे वो SSGCL में जाएँ, तो फिर वो क्या करते हैं कि लोगों से, फैक्ट्रियों से पैसे लेके उनके बिल भी माफ़ करते हैं। वही बच्चे जब FBR के चेयरमैन बनते हैं तो वहाँ से फिर आपकी टैक्स लीकेज भी 2500 अरब से ज़्यादा की होती है। तो मसला हमारे टीचर्स का है, हमारी पेरेंटिंग है। जब तक ये इंस्टीट्यूशन ठीक नहीं होंगे, आपका पूरे का पूरा वैल्यू चेन ठीक नहीं होगा। किरदार साजी का आप कह रहे हैं कि काम है, हम ये देख रहे हैं सिस्टम में, अगर हम बाहर से भी कंपेयर करें और अपने यहाँ भी देखें तो किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? किन सेक्टर्स पर, किन चीज़ों पे हमें काम करने की आपको लगता है डॉक्टर शुजात की ज़रूरत है इस वक्त? देखिए, सबसे पहले जो लेट्स बाईगॉन बी बाईगॉन, जो हो गया वो हो गया। जब तक आप अपने प्राइमरी लेवल से, अर्ली एजुकेशन से शुरू नहीं करते, उस वक्त तक आपके हालात ठीक नहीं हो सकते। पहली बात, पाकिस्तानी कौम को ये समझनी चाहिए कि कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। आप आज जो बच्चा जा रहा है फर्स्ट ग्रेड में या KG में, आप उसकी परवरिश पे फोकस करें। एक अच्छी ब्रीड आप दे दें 10 साल 15 साल में, फिर आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सोसाइटी है वो बेहतर एक स्टेप बेहतर ट्रैजेक्टरी की तरफ खुद ही चल पड़ेगी। तो 10 से 15 साल एक अच्छी नस्ल आप तैयार कर लें, आपकी खुद ब खुद चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। जो अभी बच्चे यूनिवर्सिटी में है या जो अभी स्कूल्स में, उन पे आप फोकस कर लें, वो बेहतर हम कर लेंगे किसी हद तक। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि उनके ऊपर फोकस करने से बिल्कुल भी ये मसला हल नहीं होगा जब तक कि आप अर्ली एजुकेशन की तरफ नहीं जाते, जब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करके वहाँ पर फोकस करके उसको एक इंडिपेंडेंट और साइंटिफिक बुनियादों पर लेकर के नहीं जाते। अच्छा, हम चलें दूसरे सिस्टम से तो हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क में पाकिस्तान में भी देख लें ना, तो हमारे जितने बोर्ड्स डिफरेंट हो रहे हैं, उतने बच्चों का मयार, उतना पढ़ाई का मयार और उतना ही स्टैंडर्ड डिफरेंट होता जा रहा है। फॉर एग्जांपल, आप फेडरल बोर्ड का निज़ाम देख लें और उनके बच्चों को उठाकर देख लें, उनका एक्सपोजर, उनकी चीज़ें डिफरेंट हैं। इसी तरह मैट्रिक बोर्ड अलग है। इसी तरह हम कैम्ब्रिज सिस्टम में जब बच्चों को पढ़ता हुआ देख रहे हैं, यकसा निसाब तालीम, यकसा निसाब, इन सब चीज़ों पर तो बात हुई, लेकिन कम अज़ कम बोर्ड्स तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो अगर कैम्ब्रिज कर सकता है, फेडरल बोर्ड थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों अभी तक जो है वो चीज़ें? अच्छा, मुझे इस चीज़ की बिल्कुल समझ नहीं आई कि हमारे यहाँ डिफरेंट बोर्ड्स क्यों? अभी साथ कैम्ब्रिज का भी तो इम्तिहान हो रहा है, वहाँ तो चीटिंग की आज तक कोई खबर नहीं आई। आज भी पेपर है, आप देख लीजिए, इट्स कंप्लीट इंडिपेंडेंटली। बच्चों को पता है कि यहाँ पे कोई चीटिंग के चांस नहीं है, बिल्कुल भी कोई चीटिंग की इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। और ये भी बड़ी हैरत की बात है कि बजाय इसके कि आप डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के आपने बोर्ड्स बनाए हुए हैं या डिविजन्स के, एक ही फेडरल बोर्ड हो, इंडिपेंडेंटली एक ही पेपर बने और सब उसको एक ही दिन में एग्जाम्स हों, इसमें क्या हर्ज है? जब आप ये बात करेंगे तो फिर डिफरेंट प्रोविंसेस से ये बात शुरू हो जाती है जी कि देखें ये फेडरल को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आपके प्रोविंसेस हैं उनकी ऑटोनॉमी का इशू है, एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये फिर उनकी ऑटोनॉमी के इश्यूज आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हमने खुद लूपहोल रखे हुए हैं उस स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से करप्शन भी इसमें बढ़ रही होती है और जो बाकी मामलात हैं वो भी, उसका भी गैप मिल जाता है लोगों को। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, दुनिया भर में एक ही सिस्टम होता है और एक ही निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में राइज होता है। क्या ऐसा ही है? क्योंकि यूके में अगर आप अभी इस वक्त पढ़ा रहे हैं और आप सर्व कर रहे हैं वहाँ पर, तो आपने क्या देखा है वहाँ पर? मैं अर्ली बेसिक यूनिवर्सिटी लेवल पर तो चलें ठीक है, छोड़ दें, वो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पर क्या सिस्टम है? देखें, बिल्कुल एक ही है, एग्जैक्टली। ना सिर्फ एक, आप देखें यूरोप के तमाम ममालिक में ऑलमोस्ट आपको एक सिस्टम नज़र आता है और एक मुल्क के अंदर तो एक ही सिस्टम है। उसकी बुनियादी एक है
अर्ली एजुकेशन में आप एक माशरे का अच्छा इंसान बनाना चाह रहे होते हैं, आपने 360 डिग्री एक पर्सनालिटी डेवलप करनी है। वो बच्चा, उसको एक ऑनेस्ट सिटीज़न भी बनाना है, उसको लॉ अबाइडिंग सिटीज़न भी बनाना है, उसको अपनी सोसाइटी की हिस्ट्री भी बतानी है, उसको अपने रिलीजन के बारे में भी बताना है। तो इसके लिए एक ही स्टैंडर्ड, वो जो एक सिलेबस और एक ही तरीक़ेकार होना चाहिए। और यही है दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों में, आप अमेरिका को ले लें, सिंगापुर को ले लें, फिनलैंड को लें, यूके को ले लें, एक ही एजुकेशन सिस्टम है। ये हमारे यहाँ डिफरेंट तफरीक है, इवन इंडिया में तक एक ही एजुकेशन सिस्टम है। और एजुकेशन सिस्टम में फिर आपने कहा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग्स और आपकी जो कैरेक्टर बिल्डिंग, इन चीज़ों पर हम कितना पीछे रह गए हैं, हम इस पर भी बात करेंगे, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हम कर रहे हैं कि जनाब नकल की बात हुई, पर्चा आउट होने की बात हुई, चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड का एटीट्यूड और उस पर उनके जवाब पर बात हुई। तो हम जाने से पहले जो हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर शुजात, हम इसको कंटिन्यू करते हुए, ज़रूरी ये भी है कि हमने कहा ना, आपने कहा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम होता है, कैरेक्टर बिल्डिंग पे काम होना ज़रूरी है, और ये हमारे तालीम का हिस्सा था, ऐसा नहीं है। जिस तरह मेरे पेरेंट्स बताते हैं जी, उनको स्पोर्ट्स में भी उसी तरह से उनके ऊपर मेहनत की जाती थी, कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी उनके असातिज़ा ने मेहनत की। आज उस चीज़ की कमी क्यों नज़र आ रही है? और मुझे ऐसा लगता है अगर कैरेक्टर बिल्डिंग और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है तो आज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड साहब ऐसा जवाब भी ना दे रहे होते, या उनका ये बिहेवियर ना होता। देखिए, सिंपल सी चीज़ है, जब आप बच्चे को नंबर गेम के पीछे लगा देंगे ना, तो ये सब चीज़ें होंगी। कभी आपने सोचा है कि इंग्लैंड या अमेरिका के या सिंगापुर के उनके बच्चों के स्ट्रेट एज या ए स्टार क्यों नहीं आते? अब देखें जी, कैम्ब्रिज का रिजल्ट आया, पाकिस्तान के बच्चे ने स्ट्रेट एज ले लिए, स्ट्रेट ए स्टार ले लिए, या फलां ने टॉप कर दिया। हाँ, बिल्कुल। कभी हम ये भी तो सोचना चाहिए कि जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया उनके बच्चे स्ट्रेट ए स्टार्स क्यों नहीं लेते? रीज़न ये है कि उन्होंने सिर्फ बच्चे को नंबर गेम के पीछे नहीं लगाया, वो 360 डिग्री एक राउंडेड पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जो कमर्शियल स्कूल्स हैं, जिनको फॉर्मूला स्कूल्स कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस और रेपुटेशन ग्रेड्स की बेसिस पे गेज करते हैं और बताते भी हैं, देखें जी हमारे बच्चे ने बोर्ड में पहली पोजीशन ली, हमारे बच्चे ने स्ट्रेट एज इतने बच्चों ने ले लिए। इसके अलावा ये नहीं बताएंगे कि हमारे बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसी थी, एथिक्स का लेवल कैसा था, ऑनेस्टी का क्या लेवल था। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। जब एक सिंगल आपकी बॉटम लाइन होगी तो फिर इस तरह के इश्यूज आएंगे। होना ये चाहिए कि मल्टीपल बॉटम लाइंस होनी चाहिए, ना सिर्फ आपके ग्रेड्स भी ठीक है, एक इसेंशियल पार्ट है, लेकिन पर्सनालिटी ये होना चाहिए जी कि एक सर्टेन स्कूल के बच्चे सिग्नल नहीं तोड़ते फॉर एग्जांपल, या एक स्कूल, कभी किसी स्कूल ने ऐसे प्राइड लिया है कि देखें हमने आज तक 5000 बच्चे पास आउट हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे हमारा बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलता। हमारा बच्चा जो है जब वो बातचीत करेगा तो आपको डिफरेंट नज़र आएगा, या वो ऑनेस्ट है, या उसने कभी भी मतलब इस लेवल पे या फलां चीज़ में सर्व किया या नहीं किया। तो ये चीज़ें बिल्कुल साइड पे हो गई हैं। तो एजुकेशन का मकसद ग्रेड हरगिज़ नहीं है। इसीलिए आप देखें कि बहुत सारे दुनिया के सिस्टम्स में ग्रेड्स को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। वो कहते हैं कि, और बल्कि बहुत दफ़ा तो एग्ज़ाम भी नहीं होते जो हमारे यहाँ राइटिंग, जो इन रिटन, ये अगेन एक अलग टॉपिक है। जो हमारे यहाँ एग्ज़ाम होते हैं, ये कितना पुराना और फरसूदा निज़ाम है जो कि स्टूडेंट के जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको गेज ही नहीं कर पाता। ये तो एक सिंगल जो वो रट्टा लगाते हैं, ये उसको गेज करने का एक तरीका है। अब तो हम इतने, आपने फरसुदा निज़ाम की बात की, तो अब आप ये देखें ना कि जिस दौर में हम रह रहे हैं, जिस दौर में बच्चा इस वक्त रह रहा है, मुझे अभी भी हैरानी है कि जब वो छोटा मतलब बड़ा वाला बेटा पढ़ रहा है, तो अभी भी आप उसको, हम वही 2 का टेबल लटा रहे हैं, 4 का टेबल और 3 का टेबल। अब आपके पास कैलकुलेटर्स हैं, अब आप इंजीनियरिंग में कौन जी करता होगा? ठीक है, आप बेसिक मैथ सिखाएं, चीज़ें सिखाएं, स्किल सिखाएं कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, आप चीज़ों को किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हम उस सिस्टम से, जहाँ AI का दौर है, जहाँ गूगल का ज़माना है, जहाँ हर चीज़ एक क्लिक पर अवेलेबल है, वहाँ अभी तक हम उसी जो है ना एजुकेशन सिस्टम में और इसी एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं। आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर तो इस तरह का मुझे नहीं नज़र आता कि हमें इस तरह से पर्चे देने होते हैं जिस तरह अभी हमने मैट्रिक और इंटर में रखा हुआ एग्ज़ाम्स का। देखें, और यही अगर आप इसको आगे ले जाएं, अब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में धड़ हम लोगों को डिग्रियाँ दे रहे हैं, लेकिन बिजनेस नहीं बन रहे, ना उनको जॉब्स मिल रही हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि उनमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। वजह ये है कि उनमें अनबाइस्ड इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। वजह ये है कि वो अपने एक सिचुएशन को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच पाते, इवन कि इन द बॉक्स वो नहीं सोच पाते कि इसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। या उनको अगर कोई ऐसी सिचुएशन का वास्ता पड़ जाए जो बिल्कुल ही अननोन है, वो उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है, वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने एक सिलेबस के पीछे लगा के बच्चों को इन चीज़ों से हटा दिया है।
कि उसको क्रिटिकल थिंकिंग, ऑनेस्टी, एथिक्स, इंटेग्रिटी, ये सारी चीज़ें शायद उसके लिए बिल्कुल नई हैं या उसको इल्म ही नहीं है कि ये भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। यही वजह है कि आपका जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक जॉब हासिल कर लेता है, या अगर बिज़नेस में भी जाता है तो बिज़नेस में हमारे यहाँ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि हमारे 95% बिज़नेस या टैक्स चोरी करते हैं या इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने बच्चे को तालीम और तरबियत दी है, वो बच्चा जब बिज़नेस में आता है तो उसी तालीम और तरबियत वजह से वो सारे की सारी चोरी चकारी कर रहा होता है, उसको बुरा भी नहीं समझता। सही बात है। तो जब तक आप ये 3-4 चीज़ों को फोकस नहीं करेंगे, जब तक ग्रेड के पीछे लगे रहेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर और पाएं। ये जो आपने ग्रेड के पीछे लगने वाली बात की, अगर हम इसको भी छोड़ देंगे तो नकल करने वाला जो तालिब इल्म होगा उसको भी पता है कि ग्रेड्स का इतना कोई मसला नहीं, मैं अच्छा पढ़ूंगा, अच्छी पर्सनैलिटी होगी तो मुझे आगे जाके अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, तो वो नकल करने का रुझान भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, जैसे कि आपने बताया कि दुनिया के दीगर ममालिक में ऐसा ही है। थैंक यू सो मच डॉक्टर शुजात, आपने वक्त दिया, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। बात वही है कि हम सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अथॉरिटीज़ को सिस्टम को बेहतर करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत होती है, उनको सीरियस लेने की ज़रूरत होती है, ना कि ये कि आप अपना दामन झाड़ें और आगे निकल जाएं। चीज़ों को सीरियस लें, उन मसाइल को हल करें, तो ही मसले हल होंगे। हम यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, आज के सेगमेंट में अब हम बात करेंगे कि जो खुद परस्त इंसान होता है उसको ज़िंदगी में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुद परस्त इंसान वही है जो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है, जो अपनी हर चीज़ को लोगों के सामने अच्छाइयाँ अपनी बयान करता है, अपने बारे में अपने आप को अच्छा प्रोजेक्ट करता है। ना सिर्फ ये बल्कि होता है ना कि हम अपने उस पर्सनैलिटी के हिसार में से नहीं निकल रहे होते कि जो मैं ही हूँ, जो भी कुछ हूँ, सामने वाला तो बेकार है, बस मुझसे अच्छा कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोगों को क्या वाकई किसी तरह के चैलेंजेस भी होते हैं? ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं जिनकी सेल्फ प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आज हम इसको सीखने की और जानने की कोशिश करेंगे कि ख़ुद परस्ती वो क्या नुकसानदेह है या बेहतर है, किस हद तक जो है वो करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर इरफान हैदर साहब मौजूद हैं, एजुकेशनलिस्ट भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर इरफान। साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर उर्सा भी हैं, आप सैयदा नाजिया, सॉरी डॉक्टर सैयदा नाजिया भी मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो नाजिया, आप कैसी हैं? मैं खैरियत से, थैंक यू। तो नाजिया और इरफान साहब, हम जब ये इस तरह के टॉपिक्स यकीनन करते हैं तो हम एज अ सोसाइटी भी बात करते हैं, एज अ पर्सनैलिटी भी बात करते हैं। तो नाजिया, आपको क्या लगता है ये खुद परस्ती जो है वो किस हद तक ठीक है, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत भी होती है। अच्छा, मैं अपने आप को, मैं कल रात से इस बारे में सोच रही हूँ कि खुद परस्ती है क्या। नार्सिसिज्म इज़ अ नेगेटिव एलिमेंट। अपने आप को पॉजिटिव, बेशक आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, लेकिन प्रोजेक्शन किसी भी चीज़ का दूसरे इंसान के ऊपर इज़ टेकन एज अ टॉक्सिक एलिमेंट। ये अच्छी चीज़ नहीं है आपकी पर्सनैलिटी में होने के लिए। लेकिन अगर हम बहुत ही थिन लाइन ड्रॉ करते हैं, आई वुड से कि मैं सेल्फ सेंट्रिक हूँ और हर इंसान अपने ही दायरे में, अपनी ही सोच में और अपने ही मुताबिक एक्ट और रिएक्ट करता है। सो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू इट। अगर आपने वो लाइन थोड़ी सी भी पार कर ली तो आप नार्सिसिज्म और प्रोजेक्शन के लेवल पे आ जाएंगे। सो खुद परस्त यानी कि वर्शिपर। अब मैं अपनी परस्तिश तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर मेरे अंदर है और मैं अपने आप को इतना अवेयर हूँ और जानती हूँ, तो मैं अपनी सेल्फ से आगाह हूँ। तो इतना थिन लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आई थिंक इसके ऊपर डॉक्टर साहब वुड शेड सम बेटर लाइट कि हर चीज़ के ऊपर आप कभी भी दूसरी साइड क्रॉस कर सकते हैं। सो अगर मैं अपने आप को सेल्फ सेंट्रिक कहूँ, कभी भी मैं नार्सिसिज्म में आ जाऊँ, तो क्या मैं नेगेटिव उसमें चली जाऊँगी? फिर मेरे चैलेंजेस क्या होंगे? आपको खुद रियलाइज़ शायद ना होता हो कि शायद मैं अपने बारे में ही हूँ, लेकिन अपने बारे में हूँ, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुँचा रही हूँ, तो आई थिंक मैं ठीक हूँ। एज लॉन्ग एज कि मैं नेगेटिवली आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जी या इम्पैक्ट नहीं दे रही हूँ। सही। सो ठीक जी डॉक्टर इरफान, आपकी नज़र में क्या है? देखें, ये जो खुद परस्ती है, जिसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है, इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 4-5 बहुत मेजर अज्जा हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपने आप को सबसे बालातर, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत आला हूँ, मैं सब जानता हूँ, जिसकी अच्छा ये मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा तो आप अपने जहन में, अपने वर्क प्लेस के अंदर कुछ लोगों को जहन में लाने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि वो अपने आप को बहुत आला और बरतर समझता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो
जो खुद परस्त इंसान है वो डिल्यूजन्स ऑफ ग्रैंडियर, न सिर्फ ये कि वो समझता है बल्कि वो उसका ईमान है कि मैं महात्मा हूँ, मैं आला हूँ। और आपको लीडर्स में ऐसे लोग मिलेंगे जो इस खुद परस्ती के आलम में। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है, और ये वर्क प्लेस में भी होते हैं इस तरह के लोग, मैनेजमेंट में भी होते हैं, और ये बड़े हाई भी पहुंच जाते हैं। उनके गिर्द खुशामदी इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को आला समझता है और वाकई उसको बिलीव करता है, तो उसके इर्द गिर्द जो लोग जमा होंगे वो सब उसकी तारीफ़ करने वाले हैं, खुशामदी होते हैं, तो वो अपने साथ कर लेता है। और फिर जो इसमें जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है वो ये होती है कि न सिर्फ ये कि वो तारीफ़ का आदी हो जाता है, वो तारीफ़ को अपना हक़ समझने लगता है। यानी कि अगर कोई तारीफ़ करेगा तो वो उसको थैंक यू नहीं बोलेगा, क्यों, तो आई हैव द राइट टू रिसीव दैट प्रेज। और अगर किसी ने गलती से कोई गलत बात कर दी तो उसके ऊपर पल पड़ेगा और उसको, तो ये मैनिपुलेटिव भी होते हैं ये लोग जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के हैं। ये लोगों को आगे पीछे करना और जो उनसे ज़रा सा तनकीद करे तो उसके पीछे पड़ जाना, उसकी टांग घसीटना। अब आपका सवाल ये था कि इसके नेगेटिव मसाइल क्या इन लोगों के साथ होते हैं। इसके साथ ये होता है, अच्छा एक और जो इसके अंदर होता है, इनके दे लैक एम्पैथी, यानी कि जब वो किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, तल्ला करेंगे, उसके पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि उसने उसकी तारीफ़ नहीं की, तो उनके अंदर कोई रिमोर्स या शर्मिंदगी या वो मुरव्वत कुछ भी नहीं होती, चाहे उस आदमी ने आपकी कितनी मदद की और कहाँ। तो ऐसे लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होता है, इनके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स नहीं होते, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स नहीं होती, क्योंकि थोड़ी देर में वो एक्सपोज हो जाते हैं। तो वो कुछ तो, चूँकि लोगों को कॉन्फिडेंट लोग और वजी और स्मार्ट लोग पसंद हैं तो ऊपर तो आते हैं, लेकिन दे ऑल्सो रिवील देमसेल्व्स। लेकिन बाज़ दफ़ा इस दौरान के अंदर वो अपने ऐसी पोजीशंस के ऊपर पहुंच जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस हैव टू लिव विद इट। तो इसलिए इर्द गिर्द ऐसे लोगों को समझना और उनसे करना, और हमारे इर्द गिर्द भी हैं, हमारे कई लीडरान हैं जिनके अंदर ये कैफियत पैदा हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, मैं अगर ज़रूर आना चाह रही थी, जैसे मैंने भी कहा ना कि सेल्फ प्रोजेक्शन या आपकी जो खुद परस्ती है, इन चीज़ों ज़रूरत भी शायद किसी हद तक होती है, या हमने जैसे डॉक्टर फानी ने कहा कि कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि जी अपने आप को प्रोपगेट इस तरह से कर रहे होते हैं, अपने आप को दिखा इस तरह से रहे होते हैं जो नहीं भी हैं। तो आप समझते हैं कि अभी जिस एरा में हम रह रहे हैं, सोशल मीडिया की जो इस वक्त सेंसेशंस बने हुए हैं या अपने आप को टाइकॉन्स दिखाते हैं, जी बहुत बड़े स्टार हैं, तो उनका भी यही काम है, अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि जी बहुत कुछ है, और इन्फ्लुएंसर्स बने हुए माशरे में उनका एक बड़ा किरदार नज़र आने लगा है कि जो लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो आप समझती हैं कि ठीक है और ज़रूरत भी है क्या इस चीज़ की हमें, या नहीं है? देखिए, हम अनट्रेन्ड प्रोफेशनल बन चुके हैं, और चूँकि हमारा इन्फ्लुएंस है लेकिन उसकी हमें तैयारी कोई नहीं है, तो हमारी कोई तरबियत नहीं हुई हुई सोशल मीडिया के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस को अंडरस्टैंड करना या गेज करना। पर्सनालिटी बिल्डिंग हो नहीं रही, लेकिन पर्सोना क्रिएशन हो गया है। हाँ, सो द प्रॉब्लम इज एन अनअवेयर सोल हु हैज़ नो सेंस ऑफ सेल्फ। अपनी इमेज वो प्रोजेक्ट तो कर सकता है क्योंकि उसने आपको देखा तोते की तरह, जो ट्रेट्स इंसान में वो इम्बाइब कर लेते हैं, लेकिन उसकी सक्सेस रेशो, जैसे सर ने कहा, वो बहुत ही लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए। आप हाउ मेनी इन्फ्लुएंसर्स डू यू एक्चुअली रिकॉल, उनकी रिकॉल वैल्यू क्या है, उनका वेटेज क्या है? कुछ भी नहीं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या ग्लोबल प्लेटफॉर्म से वो कहीं दिखाई देंगे आपको? कभी भी नहीं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में वो, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, कुछ जल्दी हो जाते हैं, कुछ कभी ज़िंदगी भर नहीं होते। दे आर वेरी गुड एक्टर्स, और वो 24/7 वो अपने मास और फसाड में सर्वाइव कर रहे हैं। बट हाउ टू गेज एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और मैं जैसे आपको कह रहा, मैं बॉर्डर लाइन पे अपने आप को जो बता रहे हैं डायनामिक्स ऑफ बीइंग अ नार्सिसिस्टिक पर्सन, I feel I am not that, but चूँकि ख़वातीन स्पेशली they don't realize their own agency and they don't have any confidence, तो हम सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम के मारी बेचारी रह जाती है ना, डिसीजन मेकिंग नहीं होती, कुछ अपनी कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाते हैं, तो वी बिकम बॉर्डर लाइन एंड प्रिटेंशियस एंड एक्टिंग। वो हम थोड़ा बहुत पर्सोना क्रिएट तो करते हैं, हर बंदा करता है, वेदर वी आर अवेयर ऑफ इट एंड वेदर वी एडमिट इट और नॉट। तो ये चैलेंजेस उन सब के लिए हैं जो खुद से आगाह नहीं है।
तो अपने अंदर पहले झांकना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हो क्या है कि ऐसे लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर, ये जिस तरह मैंने सोशल मीडिया की मिसाल दी, जो यंगस्टर्स हैं या जो हम कहते हैं ना हमारी यूथ है, उसी प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है, क्योंकि वही वाली बात है कि तरबियत वाला पहलू या पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाला पहलू इतना मिसिंग है। अभी हम एजुकेशन सिस्टम पे भी बात करते हैं, वहाँ पे भी नहीं है। पेरेंटिंग के रोल भी हमारे सामने मौजूद हैं, तो ये चीज़ ना चाहते हुए भी डेवलप हो रही है और वो कर लेते हैं ताकि हम भी ऐसी ही जो है ना वो आगे निकले और बड़े ओहदों पर पहुँचे। इस पर बात करेंगे बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले डॉक्टर इरफान से सवाल यही था कि जो हम बात कर रहे थे कि हमें जब नज़र आ रहा है, यूथ को नज़र आ रहा है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो लोग हमारे जिनको हम देखकर फॉलो करते हैं और समझते हैं ये जो पर्सनल प्रोजेक्शन बहुत अच्छी कर रहे हैं, यार यही तरीका है और इसी तरह ज़िंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। या हम कहते हैं ना कि नया नया कोई फील्ड में प्रैक्टिकल लाइफ में आया और उसने देखा कि यार इदारे में तो ये कल्चर है, उसने भी वही अडॉप्ट कर लिया कि यार यही रास्ता नज़र आ रहा है, तो कैसे हम जो है ना वो इस चीज़ से निकल सकेंगे फिर? देखें, ये जो सोशल मीडिया है, ख़ास तौर पर फेसबुक, इंस्टा और इस तरह के जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका पैसा कमाने का तरीक़ा ही ये है कि इंसान के अंदर जो ख़ुद परस्ती के जरासीम होते हैं उनको वबा में तब्दील किया जाए उसके अंदर, और वो जितना तो और हम सब के अंदर है। रोज़ाना हम देखते हैं, हमने पोस्ट लगाई थी, कितने लाइक्स आए, ठीक है। जब जिस रोज़ किसी पोस्ट पे लाइक्स नहीं आते तो बड़ी परेशानी होती है। हाँ, तो ये बाकायदा एल्गोरिदम्स हैं जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो ये आम आदमी नहीं है। अब लोगों को ये मैं भी पोस्ट लगाता हूँ, जिस रोज़ मुझे होता है तो मैं अपने आप को सिखाता हूँ कि कोई बात नहीं, तो आई डोंट केयर, मैं कोई ब्लॉग वगैरह जी 2 मिनट का बनाया उसमें ज़्यादा वो आएगा और 3 मिनट का बनाए। मैंने कहा भाई मैं प्रोफेसर आदमी हूँ, मैं तो अपने साइज़ का ही बनाऊँगा, जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना सुने। लेकिन जो नार्सिसिस्ट आदमी है वो जब राइज़ करता है तो उसके साथ साथ उसके जो हाली मवाली या जिन्हें खुशामदी कहते हैं वो भी उसके साथ राइज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी वक्त उसका सितारा गर्दिश में आ जाए तो फिर ये भी ऐसे ही उड़ जाते हैं। तो आपके सामने कई लीडर्स होंगे जिनके आप इर्द गिर्द जो लोग परवानों की तरह सारे वक्त चिपके हुए होते थे, वो जब मुश्किल वक्त आई तो वो साथ छोड़ गए। तो ये जो कैफियत होती है, तो ये जो वायरल है, कोई आदमी वायरल हो जाता है। आप कितने लोग देखेंगे जो बहुत वायरल हुए थे कुछ अरसे के लिए और फिर अब गायब हैं। तो वो उसी तरह, तो ये सोशल मीडिया का काम है और इसके साइकोलॉजिकल इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और वाकई समझने लगते हैं, और ये आपको बताता है, आपको वही पोस्ट दिखाएगा जिसमें आपकी तारीफ़ें हो रही होंगी, वही कमेंट ऊपर दिखाएगा जिसमें आपकी तारीफ़ हो रही होगी, और आपको नेगेटिव कमेंट्स फ़िल्टर आउट कर देगा। मुझे ऐसा लगता है कि वक्त की ज़रूरत के साथ एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है नाज़िया, क्योंकि अभी हम जिस तरह से आप भी जो फील्ड है पर्सनल ब्रांडिंग कोचिंग आप उस तरह से करती हैं, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनल ब्रांडिंग इस वक्त की ज़रूरत भी, क्योंकि वही वाली बात है कि हम इन चीज़ों से आंख बंद नहीं कर सकते। ख़तरा है तो कबूतर बन के बैठ नहीं सकते, हमें मुकाबला तो करना है, इसी एरा में रहना है, इसी दौर में रहना है, सोशल मीडिया के दौर में हमने जीना है। तो अब ऐसे में किस तरह से बैलेंस किया जाए? देखिए, फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड कहा जाता है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, दे आर फीडिंग यू, द एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपको आपकी पसंद नापसंद के हिसाब से गेज कर चुके हैं। अब वो आपको वही चीज़ें फीड कर रहे हैं। तो आपने सिलेक्शन के टाइम पे, जब हम प्रोफाइल क्रिएशन में जाते हैं तो हमें वो बहुत सारे टॉपिक्स सिलेक्शन के लिए बोलता है, आर्ट्स में जाना है, ट्रैवल पे जाना है। यूजुअली वी जस्ट want to breeze through and हम सोचते समझे बगैर टिक मार्क करते हैं। दिस इज़ लाइक वो फॉर्म हम जब फिल करते हैं उसका फाइन प्रिंट हम पढ़ते नहीं, टर्म्स एंड कंडीशंस वही होते हैं। तो बेसिकली हम अपनी फीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और लाइक्स और डिसलाइक यानी कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से आपने पसंद किया मुझे तो मैं अच्छी हूँ, आप नहीं पसंद करते तो आपके ओपिनियन फैक्चुअल नहीं होते ना। फैक्ट तो वही है जो मैं अपने आप को जैसे अपनी नज़र में समझती हूँ, या जैसे मुझे मेरे करीबी पर्सनल इनर सर्कल के लोग जानते हैं। आपका मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपने सफ़र नहीं किया मेरे साथ, आपने कोई लंच डिनर नहीं किया मेरे साथ, तो यू डोंट रियली नो मी एज अ पर्सन, राइट। हाउ वेल कैन यू नो अ पर्सन बाय देयर CV और एक मुलाकात। तो अपनी फीड, अपने जो भी हमारे जहन को हम दे रहे हैं उसमें एनर्जी क्या जा रही है, उसमें हमारी ग्रूमिंग हो रही है कि नहीं हो रही।
अब ये सोच, ये फहम तो आपके घरेलू माहौल से, आपकी एजुकेशनल सिस्टम से, कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग से आपको मिलेगा। टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, आई विल सेलेक्ट मेरी फ्रेंड सर्कल, आई विल सेलेक्ट मेरी फीड के टॉपिक्स, आई विल सेलेक्ट मैं अपने आप को क्या एडिक्शन भी है अगर तो मैनेज किस तरह मैं उसको बैलेंस आउट कैसे करूँगी। हर गार्बेज मैंने अपने ट्रक में नहीं भर लेना, अपने जहन के ट्रक में कम अज़ कम। आप गंदा पानी नहीं पीते, आप उसको भी फ़िल्टर करते हैं, तो आप अपने पोस्ट को भी फ़िल्टर करें एंड देन रियलाइज दैट आई डोंट नीड दोज वैलिडेशंस फ्रॉम अदर पीपल, जिनका मुझे ना नाम पता है, ना कभी उनसे मिलूंगी, ना जानती हूँ। फिर वही वाली बात आती है कि कच्चे जहन जो है ना, जी। हम पुख्ता जहन नहीं पैदा कर रहे। उसकी वजह इसमें एजुकेशन सिस्टम का भी हमारा फुकदान है डॉक्टर इरफान, और पेरेंटिंग का रोल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है कि जब आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे, एक शख्स को पुख्ता बनाएंगे कि यार इन चीज़ों को मैटर नहीं करता, तुम जो हो या तुम अपने हार्ड वर्क के थ्रू या इन चीज़ों के थ्रू जो कर सकते हो वो ये चोर रास्तों से नहीं हासिल हो, तो वो तो हम सिखा ही नहीं रहे ना। हम तो शॉर्टकट नंबर गेम्स और इनसे नहीं निकल रहे। देखें, जो ये वर्चुअल वर्ल्ड है ये चाहती नहीं है कि आपकी के पर्सनल फिज़िकल लोगों से ताल्लुकात हों, ये चाहते नहीं है क्योंकि उससे उनका पैसा कम होगा। अगर आपको अपने 3-4 दोस्त बहुत पसंद है और उनके साथ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, so you will not be spending that time on Facebook and Insta or whatever. So this entire world is being designed to exploit you. आपको इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं ये सब लोग, तो इससे कतन खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं होने देते। पहले फेसबुक ऑर्गेनिक ग्रोथ अलाउ किया करता था, इंस्टा करता था, अब नहीं है। अब वही डिटर्मिन करते हैं कि आपकी कौन सी वायरल होगी, कौन सी नहीं होगी। तो और आप सारे वक्त उनके एल्गोरिदम से लड़ने की कोशिश करते रहते हैं और हर दफ़ा जब आप उस एल्गोरिदम के करीब पहुंचते हैं तो वो एल्गोरिदम चेंज कर देते हैं। तो ये एक लामुतनाही सिलसिला। तो हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर बचने के लिए ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखना चाहिए जो ग्राउंड के ऊपर हों, जिनके साथ आप बैठ सकें, जो आपको तनकीद भी कर सकें। देखिए, दोस्त वो होता है जो हमेशा अच्छा नहीं कहता। दोस्त की बात हमेशा सच बोलेगा तो वो कड़वी भी होगी। सही बात है, वही आपका हकीकी मायने में दोस्त का। वेरी क्विकली आप कुछ ऐड करने जा रही, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। श्योर। जैसे लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ना भी, बुक रीडर्स आपको भी इस वक्त टीनेजर में शौक, ये जो है ना, ये फहम ये पैदा करने के बहुत सारे तरीके हैं। ट्रैवल करना और अच्छी सोबत, अच्छी महफिल, अच्छे दोस्तों में उठना बैठना, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल ऐसे, ये सब चीज़ें छोड़कर फिर वही वाली बात है, उन्हीं लोगों को देख रहे हैं जो सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे हैं और वही हम बनना चाह रहे हैं क्योंकि वो हमें आसान रास्ता लग रहा है। लेकिन वो आसान रास्ता है तो, लेकिन पायदार नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं है। ज़िंदगी को बनाने के लिए शायद हम पैसा तो हासिल कर लेंगे, शोहरत भी हासिल कर लेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो दायमी होती हैं वो हासिल नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच नाज़िया एंड डॉक्टर इरफान, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।